तो स्वागत है फिर से मेरे इस चैनल एनएक्स वुल्फ में। यार एपिसोड की शुरुआत में हमें किंग टैंग एकेडमी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां पर स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा रिच है यार। वो अपने स्कूल से बाहर की तरफ में निकल रहे हैं अपने लग्जरियस कार की तरफ आगे बढ़ते हुए। और वहीं हम लोगों को स्कूल के अंदर की तरफ एक जगह पर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स डोर के पास में अंदर का नज़ारा को देख रहे हैं। यार अंदर से एक आवाज़ कहती है कि दोबारा कह के बता कमीने, फिर मैं तुझे दिखाता हूँ। और वो दूसरा बंदा कहता है कि ये मेरी सिस्टर का मेडिसिन है, जल्दी से मुझे वापस कर दे। तो ये लड़का है किंग टैंग एकेडमी सीनियर ईयर स्टूडेंट लिन यू। और यही हमारा मेन लीड है जो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। वो अपने इंजरी को साफ करते हुए कहता है वरना मैं आज तुझे रिग्रेट करने के लिए मजबूर कर दूंगा। और दूसरी तरफ है किंग टैंग एकेडमी सीनियर ईयर स्टूडेंट जैंग यांग जो एक बुली है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तू एक नकारा लूजर है जिसका ब्लड की का वैल्यू सिर्फ 0.62 है और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे रिग्रेट करने वाली बात कह रहा है। जांग का साथी कहता है कि लिन यू ब्रदर जांग का ब्लड की वैल्यू 3.5 है और तेरी इतनी हिम्मत जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन के मुकाबले में भी कुछ नहीं है, वो इस तरीके की बात कर रहा है। ये तो सचमुच में बहुत ही बड़े मजाक वाली बात है। तेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी कि तुझे पावरफुल गिफ्टेड सिस्टर मिल गई, वरना तू किंग टैंग एकेडमी में कभी भी अपना कदम नहीं रख पाता। जांग अपने कदम आगे बढ़ाकर कहता है कि तू इस मेडिसिन के लिए आया था ना, तो आ और इसे ले ले बोलकर अपने हाथ से उस मेडिसिन को छोड़ देता है। मेडिसिन का बॉटल अब नीचे की तरफ में गिरने लगा है। ये देखते हुए लिन यू बड़ी ही तेजी से उसे पकड़ने के लिए आगे की तरफ में भागते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यार मेडिसिन जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है यार, पूरी तरीके से बर्बाद। इसे देखकर लिन यू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वहीं पर जांग आकर सीधा लिन यू के कॉलर को पकड़ लेता है। लिन यू जो जांग के सामने ताकत में कुछ भी नहीं है, वो बहुत बुरी तरीके से मार खा चुका है और अब दोबारा से जांग उसे बहुत बुरी तरीके से पीटने वाला है। इन सब की वजह से अब लिन यू बहुत बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है और जांग सीधा लिन यू को पीछे की तरफ में फेंक देता है जिससे वो किसी चीज पर जाकर टकराता है और वो चीज पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है और लिन यू को इससे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। और जांग लिन यू के नज़दीक में जाकर उसके हाथ पर अपने पैर को रखते हुए कहता है कि तू एक कचरा है और तुझे कचरे के डिब्बे के अंदर ही रहना चाहिए और उसके बाहर अपना मुंह निकालने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और तभी कुछ चिल्लाकर बोलता है कि टीचर क्लासरूम के तरफ आगे बढ़ रही है। और जांग ये देखकर कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और जांग और उसका साथी इस जगह पर से जाने लगता है। जांग का साथी पीछे मुड़कर लिन यू को देखते हुए कहता है कि सचमुच में तू एक गार्बेज है और अब तू गार्बेज के डब्बे के पास में ही है। तुम दोनों काफी एक दूसरे से मैच करते हो। और लिन यू अपने मन में कहता है ये वो मेडिसिन था जो मेरी सिस्टर की बॉडी को स्टेबल कर सकता था और ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। अब इसे दोबारा खरीदने के लिए मुझे एक्स्ट्रा घंटों तक काम करना होगा ताकि मैं इसे दोबारा खरीदने के लिए पैसे अर्न कर सकूं। जांग यांग, जाओ ली, तुम दोनों बस इंतजार करना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन मैं तुम दोनों से आज के दिन का जरूर बदला लूंगा। और ये बात एकदम कंफर्म है। और लिन यू के सामने कोई अपना हाथ आगे बढ़ा देता है ताकि उसे सहारा देकर उठा सके और लिन यू उसे देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। और ये है किंग टैंग एकेडमी सीनियर ईयर स्टूडेंट लिन सिन जो मुस्कुराती हुई कहती है कि लिन यू क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी। लिन यू लिन सिन के हाथ को पकड़कर खड़ा होते हुए कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे उठने में मदद की। और लिन सिन कहने लगती है कि ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तो चलो हम दोबारा से वापस। लेकिन यहाँ पर तभी लिन यू के वॉच से एक आवाज कहती है कि लिन यू क्या तुम अपने काम को दोबारा स्किप कर रहे हो, इतना लेट हो गया है, तुम अपने जॉब पर क्यों नहीं आए अब तक। लिन यू तेजी से आगे बढ़ती हुए कहता है कि मैं भी रास्ते में हूँ, मैं बहुत जल्द उस जगह पर पहुंच जाऊंगा। और वहीं पर लिन यू को जाता देख रही होती है लिन सिन। वो हमारे लिन यू से बात तो करना चाहती है लेकिन लिन यू के पास में इतना ज्यादा काम है कि वो उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा है। लिन यू अपने साइकिल पर सवार होकर तेजी की रफ्तार से अपने जॉब की तरफ आगे बढ़ते हुए बताता है पुराने युग के साल 4832 में आकाश और पृथ्वी परिवर्तित हो गए और पॉल्यूशन फैल गया जिसकी वजह से हमें कई सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। ह्यूमन बॉडी ब्रेक होने लगी, उसने अपने ओरिजिनल लिमिट को एक सुपर नेचुरल एबिलिटी में अवेकन कर लिया। इन सारे लोगों को वॉरियर बुलाया गया जो कि फ्रंट लाइन में जाकर ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करते थे, जिसकी वजह से इन लोगों को सबसे ऊंचा ऑनर और ट्रीटमेंट दिया जाता था। और जब समय आया हाई मार्शल के पहले साल में एंटर करने का तो ह्यूमैनिटी ने डिस्कवर किया यहाँ तक कि मौत भी पॉल्यूशन से मुक्त नहीं रह
सकती। बजाय इसके मरे हुए लोग चलते फिरते लाश बन गए जिनमें सोच समझने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं थी। उनमें बस एक ही डिजायर थी, वो है लोगों को जान से मारना, और उन्हें हम रेवेनेंट्स कहते हैं। और अभी जो हम मेथड जानते हैं इन लोगों को ठिकाने लगाने का, वो सिर्फ ये है कि इन रेवेनेंट्स को जलाकर राख कर दिया जाए, और इसके अलावा कोई दूसरा चीज इनके ऊपर काम ही नहीं करता। और जो पार्ट टाइम काम स्कूल के बाद हर दिन मैं करता हूँ वो है क्रीमेटोरियम में, जहाँ पर ये जितने भी बॉडीज आती है फ्रंट लाइन में मरे हुए, उन सबको जलाकर राख करने का मेरा काम है। लिन यू अपना पूरा ड्रेसअप ले लेता है और फिर एक बटन को प्रेस करता है और गेट ओपन होता है। लिन यू अपने यूनिफॉर्म को पहनकर तैयार हो गया है बॉडीज को जलाने के लिए, और अपने मन में कहता है कि मेरे सिस्टर का न्यूट्रिएंट पॉड अब एक्सपायर होने पर आया है, मुझे हर हालत में किसी भी तरीके से 2 लाख तक तो जमा करने ही होंगे, वो भी 1 महीने के अंदर। मेरी सिस्टर मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है, उसने अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में आते ही 10,000 ब्लड की तक को ब्रेक कर दिया था, यहाँ तक कि उसके पास अल्ट्रा रेयर साइकिक टेलीकिनेसिस टैलेंट है। लेकिन हमारे 17वें बर्थडे में अचानक से वो बिना किसी रीजन के कोमा में चली गई और उसके बाद वो कभी भी नहीं जागी। मेरा बर्थ बिना किसी टैलेंट के हुआ है, उसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया था और अब बारी मेरी है कि मैं उसका ध्यान रखूं। एक बॉडी को जलाने के लिए मुझे 20,000 रुपए दिए जाते हैं, और आज मेरा वो मेडिसिन तबाह हो गया जो मेरी सिस्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और दोबारा से उसे बाय करने के लिए मुझे कम से कम 10 लाशों को जलाना होगा, जिसके बाद मैं अपनी सिस्टर के लिए न्यूट्रिएंट पॉट को ले सकता हूँ। और वो एक डेड बॉडी को लेकर उसे जलाने के लिए आगे की तरफ में ले जाता है, और जैसे ही उसे अंदर की तरफ में डालता है वहां पर इस बंदे का शरीर तेज आग में जलने लगता है, और कुछ ही पल में वो जलकर राख हो जाएगा। लेकिन अचानक से उसके बॉडी में कोई रिएक्शन होता है, वो बहुत ही जोर से चीखने चिल्लाने लगा है। उसके बॉडी पर से हम लोगों को डार्क कलर की एनर्जी निकलती हुई दिखाई देती है। ये देखते हुए लिन यू अपने मन में कहता है, हर बॉडी जो यहाँ पर जलाने के लिए लाया जाता है वो पॉल्यूटेड होता है। अगर जलाने वाले ने थोड़ी सी भी गलती की तो ये पॉल्यूटेड बंदा एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाएगा और जलाने वाले को ऑन द स्पॉट वहीं पर ही मार डालेगा। इसी वजह से ये जॉब को करने वाले को बहुत ही हाई सैलरी दी जाती है, लेकिन इस काम में खतरा बहुत ही ज्यादा है, इसलिए ज्यादातर लोग इस काम को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुए लिन यू की आंखें बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कंफ्यूज है क्योंकि यहाँ पर ये जो डार्क एनर्जी इस बंदे के बॉडी से निकल रही थी वो हमारे लिन यू की तरफ आगे बढ़ रही है। वो कंफ्यूज होकर बोलता है कि आज से पहले ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ था, और अपने मास्क को निकालकर गौर से उस डार्क एनर्जी को देखते हुए बोलता है कि आखिर ये चीज है क्या। लेकिन ये जो डार्क एनर्जी है वो किसी तरीके से क्रीमेटोरियम के अंदर से सीधा बाहर के तरफ में निकलती है, और हमारा लिन यू उसके सामने में खड़ा है। ये डार्क एनर्जी हमारे लिन यू को ही ढूंढ रही है। पता नहीं अब लिन यू के साथ में क्या होने वाला है। डार्क एनर्जी सीधा जाकर हमारे लिन यू के माथे में घुसने लगती है। लिन यू कंफ्यूज होकर बोलता है कि आखिर अचानक से ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन लिन यू को किसी भी प्रकार का कोई भी पेन नहीं हो रहा है। वो शांति से देखने लगता है कि ये डार्क एनर्जी उसके बॉडी के साथ में कर क्या रही है, लेकिन ये डार्क एनर्जी उसके बॉडी के अंदर में घुसे जा रही है। लिन यू कंफ्यूज होकर बोलता है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। मेरा जो बॉडी है ना अचानक से मुझे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करा रहा है। फिर तभी उसके सर में दर्द होता है। उसे अजीबोगरीब सा फ्लैशबैक दिखाई देने लगता है जहां पर बहुत सारे लोग इस जगह पर इकट्ठे होकर कुछ मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं, और कुछ जो ह्यूमंस है वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और फिर हम लोगों को यही बंदा दिखाया जाता है जिसकी बॉडी को हमारा लिन यू अभी जला रहा था। उसका सुपीरियर कहता है कि ली यांग, आखिर ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा क्या करने का इरादा है। ली यांग कहता है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं आर्मी में ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर दूसरा बंदा कहता है कि ली यांग, तुम्हें बहुत बहुत बधाई कि तुम 38 आर्मी स्पेशल ऑपरेशन ब्रिगेड में रिक्रूट हो गए हो। तुम्हारा नंबर है HX01861121। सल्यूट करते हुए ली यांग कहता है कि सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। मैं अपने कंट्री के लिए वो सारी चीजें करूंगा जो करनी जरूरी है। यहाँ इनका ट्रेनिंग चल रहा है जहाँ उसका सुपीरियर कहता है कि यहाँ पर तुम लोगों को और भी ज्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि बिना खून और पसीने बहाए तुम अपने कंट्री को बिल्कुल भी सेव नहीं कर सकते हो। तुम्हें अपने पोटेंशियल को और भी ज्यादा अवेकन करना होगा, अपने बॉडी के लिमिट को और आगे तक लेकर जाओ, जिसके बाद तुम्हारा ब्लड की और भी अच्छे तरीके से इंक्रीज होगा, तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाओगे। ली यांग जो आर्मी में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, वो फाइनली आर्मी में ज्वाइन कर गया है। वो जी तोड़ मेहनत कर रहा है, प्रैक्टिस करते हुए अपने आप को ट्रेन कर रहा है ताकि मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर सके। और सीन दिखाया जाता है जहां पर ली
यांग बहुत सारे मॉन्स्टर का सामना करते हुए उन सब का खात्मा करके बोलने लगता है कि मैं अपने होमलैंड को तुम बीस्ट से ज़रूर प्रोटेक्ट करूंगा और आज तुम सब का मेरे हाथों खात्मा होकर रहेगा। और फिर एक बहुत ही तेज बहुत ही बड़ा वाला धमाका हम लोगों को दिखाया जाता है और साथ में सिस्टम कहता है सोल डिवोरिंग सिस्टम लोडिंग हो रहा है। ये देखते हुए लिन यू तो पूरी तरीके से शॉक है, वो समझ नहीं पा रहा कि अचानक से उसके माइंड में ऐसी कैसी खलबली मच गई कि दूसरे बंदे का फ्लैशबैक उसे दिखाई देने लगा। वो पसीने में भीग चुका है और साथ ही इन सारी बातों की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी है क्योंकि अचानक से ये सब कुछ उसके साथ में हो गया। तभी सिस्टम कहता है सोल डिवोरिंग सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। लिन यू चौंक कर पीछे की तरफ में मुड़कर देखता है और तभी हम देखते हैं कि साइड में रखा हुआ ये जो बीस्ट है वो अब होश में आ चुका है। उसकी 4 लाल लाल आंखें हैं, तेज नुकीले दांत है, वो चैन से भले ही बंधा हुआ है लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और सिस्टम कहता है एनालाइजिंग और लोडिंग हो रहा है। लिन यू देखते हुए कहता है कि सोल डिवोरिंग सिस्टम आखिर अब ये क्या चीज़ है। और तभी यहाँ पर ये बीस्ट बहुत ही ज़्यादा फायर्ड अप हो जाता है, उसके बॉडी से भी डार्क एनर्जी बाहर निकल रही है, वो पागलों की तरह गुर्राने लगता है। वो इतना ज़्यादा खूंखार है कि वो जैसे ही छूटेगा हमारे लिन यू की जान यहाँ पर चली जाएगी। लेकिन अपने सामने में उसे खड़ा देखकर लिन यू बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है, वो पसीने में भीग चुका है। वो कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये टायर 1 का म्यूटेंट बीस्ट है और अब ये यहाँ पर जाग चुका है जो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी इस बीस्ट के अंदर से डार्क एनर्जी बाहर निकल रही है या फिर हमारे लिन यू के पास से ये डार्क एनर्जी बाहर निकल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन ये सीन बहुत ही ज़बरदस्त है, न जाने कौन किसके ऊपर हावी पड़ने वाला है। अब होगा असली फाइट शुरू। वहीं पर हम देखते हैं कि लिन यू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर अब वो इस बीस्ट का सामना कैसे करे। ये बीस्ट सीधा बिना देरी के हमारे लिन यू के ऊपर में अटैक करने के लिए अपने मुंह को खोलकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लिन यू अपने हाथ को आगे करके उसके अटैक को वहीं पर ही ब्लॉक कर देता है, लेकिन ये बीस्ट चैन से बंधा हुआ है, इस वजह से हमारे लिन यू के ज़्यादा नज़दीक नहीं जा पा रहा है। लेकिन फिर भी वो हमारे लिन यू को बहुत बुरी तरीके से स्ट्रगल करा रहा है। सिस्टम कहता है टायर 1 वॉरियर ली यांग का सोल आपके मेमोरी में डिटेक्ट किया गया है। होस्ट आप प्लीज अपनी एबिलिटी को चूज कीजिए। तो पहला ऑप्शन है अनडाइंग विल और दूसरा ऑप्शन है बेसिक मिलिट्री कॉम्बैट टेक्निक, तीसरा स्किल है लॉफ्टी फाइटिंग स्पिरिट। ये बीस्ट हमारे लिन यू को छोड़ ही नहीं रहा, वो उसके ऊपर में हावी पड़ रहा है। लेकिन लिन यू स्ट्रगल करते हुए बोलता है कि मैं ऑप्शन बी को सेलेक्ट करता हूं और तभी यहां पर इस बीस्ट का एक चेन जो है वो ब्रेक हो चुका है। इस वजह से अब लिन यू के ऊपर में बहुत ही भारी मुसीबत आने वाली है। यार सिस्टम कहता है आप अपने स्किल के प्रोफिशिएंसी को रियल कॉम्बैट में एक्सपीरियंस करके इंक्रीज कर सकते हैं। ये बीस्ट अभी भी लिन के ऊपर में हावी पड़ रहा है और वहीं पर उसने अपने हाथ को भी इन चेन से छुड़ा लिया है। पता नहीं अब हमारे लिन यू का क्या होने वाला है। और जैसे ही वो अपने नुकीलेदार पंजों से लिन के ऊपर में अटैक करता है, लिन किसी तरीके से डॉज करके उसके अटैक से अपने आप को बचा लेता है। लेकिन ये अटैक सचमुच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। बाई चांस अगर लिन यू उसके रडार में आ जाता तो उसकी हालत बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो जाती। लिन यू किसी तरीके से अपने आप को संभालने लगता है और अपने मन में कहता है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर में पावर को कूट कूट के भर दिया गया है, मेरा विजन क्लियर हो चुका है और साथ में मैं इस हाइना के मूवमेंट को ट्रैक भी कर सकता हूँ। ये बीस्ट बहुत ही ज़्यादा खूंखार तरीके से अब रॉर करता है और उसके बॉडी से अभी भी डार्क एनर्जी निकल रही है। मेरे ख्याल से ये किसी प्रकार के सोल को ही दिखाता होगा। और जैसे ही ये अपने नुकीलेदार क्लो से हमारे लिन के ऊपर में अटैक करता है, लिन दोबारा से इसके इस खतरनाक अटैक को डॉज करके अपने आप को बचा लेता है और परेशान होते हुए कहता है कि सचमुच में ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, अगर मैं टाइम पे नहीं हटता तो आज मेरा खात्मा तो तय था। लिन का बॉडी ऑटोमेटिकली लिन के फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर लेता है और लिन पूरी तरीके से तैयार है अब सामना करने के लिए इस बीस्ट का। और ये बीस्ट बहुत ही ज़ोर से रॉर करते हुए लिन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके नज़दीक में पहुंच जाता है। लेकिन लिन भी तैयार है इस बीस्ट का सामना करने के लिए। दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने में है। लिन अपने नीज का इस्तेमाल करते हुए इस बीस्ट के मुंह पर एक ज़बरदस्त अटैक करता है। ये बीस्ट इस अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाता, उसके मुंह से बहुत ही भारी मात्रा में खून निकलने लगता है। वो ज़मीन पर बहुत बुरी तरीके से गिरता है, उसकी
हालत खराब हो चुकी है। कंफ्यूजली अपने मन में कहता है कि आखिर मैं इतना ज्यादा ताकतवर कब बन गया कि एक बीस्ट को मैंने सिर्फ एक ही अटैक से धराशायी कर दिया। क्या ये सारी चीजें मेरे साथ में इस सोल डिवोरिंग सिस्टम की वजह से हो रही है? मेरा किस्मत आज बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि मुझे ये सोल डिवोरिंग सिस्टम मिल गया, वरना आज मैं बहुत बुरी तरीके से मारा जाता। और सोल डिवोरिंग सिस्टम अपेयर होकर उसके स्टैटिक्स को इंक्रीज होता हुआ बताता है। लिन अपने हाथों को देखते हुए कहता है, लेकिन ये मेरे साथ में हो क्या रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि अभी थोड़ी देर पहले जो ब्लू लाइट मेरे ऊपर में पड़ा था, ये सारी चीजें उसी की वजह से हो रही हो? सिस्टम अपेयर होकर कहता है कि आपके आसपास में कॉर्पस को डिटेक्ट किया गया है और डिवोरिंग अवेलेबल है, तो क्या आप उसे डिवोर करना चाहेंगे? लिन यू इस बीस्ट के बॉडी को देखते हुए मुस्कुरा कर कहता है कि मेरे आसपास में सिर्फ यही एक लाश है, तो क्यों ना मैं इसे एक बार ट्राई करके देखूं, और अपने हाथ को आगे की तरफ में बढ़ा देता है। लिन एक बक्से के अंदर में ली के एसेस को रख देता है और बाकी एसेस के बक्सों के साथ में उसे रखते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों की आत्मा को शांति मिले। लिन उस बीस्ट की बॉडी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि जब मैं उस बंदे के बॉडी को जला रहा था तो उस वक्त सोल डिवोरिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया था, और जैसे ही वो उसके बॉडी को हाथ लगाता है तभी यहाँ पर उसके बॉडी से तेज डार्क एनर्जी बाहर निकलती है जो हमारे लिन के हाथ पर जाने लगी है। ये देखते हुए लिन यू थोड़ा सा परेशान होकर कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है? बीस्ट का जो सोल है वो अब एक डार्क एनर्जी के रूप में हमारे लिन के तरफ तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। लिन की जो बॉडी है और साथ में उसका फेशियल एक्सप्रेशन अब पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। ये डार्क एनर्जी उसके पूरे बॉडी को कवर करने लगी है। लिन यू थोड़ा सा परेशान है क्योंकि ये जो सारी चीज़ें उसके साथ में हो रही है नई नई है, और नई चीज़ों को सीखने में कुछ परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन लिन उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसकी आंखें बहुत बुरी तरीके से चमकने लगती है। ये डार्क एनर्जी शायद उसके बॉडी के ऊपर में हावी पड़ता जा रहा है। लिन अपने सर को पकड़ लेता है और बहुत ही ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है क्योंकि उसका सर बहुत ही ज़ोर से दर्द कर रहा है। और साथ में अब हमारे लिन को इस बीस्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यह बीस्ट ह्यूमन के साथ में फाइट कर रहा था और एक ह्यूमन को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। लेकिन ये बीस्ट रॉर करती हुई ये भी कह रहा होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे हर हालत में ह्यूमन को खाना ही होगा, ये मेरे लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं है, मुझे और ज़्यादा खाना चाहिए, मुझे और भी ह्यूमंस को खाना है, मेरी भूख शांत ही नहीं हो रही। इस बीस्ट के मेमोरी से गुजरने की वजह से हमारे लिन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो अपने मुंह को पकड़कर अपने मन में कहने लगता है कि ये जो म्यूटेंट बीस्ट है ना, उसकी मेमोरी को मैंने अभी अभी देखा और उसने जिंदा जिंदा ह्यूमन को खा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं खुद ही इसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बॉर्डर में ये जो ट्रूप्स है ना, वो इस तरीके के मॉन्स्टर्स को भी फेस करते हैं। सिस्टम अपेयर होकर कहता है, टायर 1 के म्यूटेंट बीस्ट हाइना के मेमोरी को डिटेक्ट किया गया है। होस्ट प्लीज आप ऑप्शन में से एक एबिलिटी को चूज कीजिए जिस पर आप कल्टीवेट कर सकें, और उसके सामने में ऑप्शन फर्स्ट है क्लो स्किल, ऑप्शन सेकंड है डिवोरिंग आर्ट और ऑप्शन थर्ड है कियोटिक माइंड। और इस ऑप्शन को देखते हुए हमारा लिन यू अपने मन में कहता है, तो क्रिमिशन के दौरान मुझे ये जो ब्लू लाइट दिखाई दिया था तो ये सोल डिवोरिंग सिस्टम को ट्रिगर करता है, तो अब से मैं किसी भी लाश को छूकर उसके माइंड को डिवोर कर सकता हूँ और उसके सोल मेमोरी को रीड कर सकता हूँ। तो अब मुझे इन तीनों में से किस ऑप्शन को चूज करना चाहिए? अगर मैं डिवोरिंग आर्ट को इस्तेमाल करता हूं तो मुझे शायद कुछ ऐसी चीज़ों को भी खाना पड़ जाएगा जो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं इसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से मेरे लिए बेटर यही होगा कि मैं क्लो स्किल को पिक कर लूं क्योंकि इससे मुझे रियल कॉम्बैट मिल सकता है। लिन के हाथों में रेड ब्लैक डार्क एनर्जी आने लगती है। लिन थोड़ा सा परेशान हो जाता है, उसके हाथ एक नुकीलेदार क्लॉज में तब्दील हो चुके हैं जो जिसका इस्तेमाल करते ही वो किसी के भी बॉडी को पल भर में चिथड़े में काट सकता है। अब हमारे लिन के दोनों हाथों में क्लॉज आ चुके हैं, वो बहुत ही कमाल का और ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। इस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वो किसी भी बैटल में किसी के ऊपर में भी हावी पड़ सकता है और सिस्टम अपेयर होकर कहता है ये है क्लो स्किल। बैटल के अंदर में आप अपने क्लो स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं फाइट के दौरान, और फिर से उसका स्टैटिक्स भी दिखाया जाता है जो इंक्रीज हो रहा है। ये सब कुछ देखते हुए लिन खुश होकर
कहता है कि मेरा हाथ तो एक क्लॉ में तब्दील हो चुका है और मैं कैसे भी अटैक कर सकता हूँ। ये तो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा कूल है। सिस्टम कहता है आपका सोल डिवोरिंग स्किल को कूल डाउन किया जा रहा है। इसे कूल डाउन होने में 12 घंटे का समय लगेगा, जिसके बाद आप इस स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिन कहता है तो इस स्किल में कूल डाउन लिमिट भी रखा गया है। मुझे अब प्रॉपरली इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से स्टडी करना होगा बोलकर उसी जगह पर बैठकर सारी चीज़ों को अच्छे से देखने लगता है। यहाँ पर मिलिट्री टेक्निक यूज और अब्जॉर्ब का ऑप्शन दिखाया जाता है। लिन कहता है फाइट के दौरान सिस्टम ने मुझे बताया था कि मैं स्किल का इस्तेमाल कर उसके प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता हूँ। आखिर ये अब्जॉर्ब क्या है? लेकिन अब्जॉर्ब के बारे में मेरे दिमाग में कोई भी खिचड़ी नहीं पक रही है। अच्छा यही होगा कि जब मुझे नेक्स्ट बार इसका मौका मिलेगा तब मैं इसे एक बार टेस्ट करके तो जरूर देखूंगा। स्टैटिक्स में दिखाया जाता है सोल डिवोरिंग लेवल 1 और ये देखकर लिन कहता है तो इस सिस्टम के अंदर में लेवल भी मौजूद है, जिसका साफ मतलब है कि सिस्टम को भी लेवल अप किया जा सकता है। लेकिन इसे कैसे अपग्रेड किया जाए इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या इंडिकेशन नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे उन्हीं चीजों पर अब फोकस करना चाहिए जिन पर मेरा कंट्रोल है। मैं बाद में फिगर आउट कर लूंगा कि इस सिस्टम को जल्दी अपग्रेड किया जा सकता है या फिर ये लेट से अपग्रेड होता है। लेकिन इसके साथ में मैं ये भी महसूस कर पा रहा हूँ कि ये जो मिलिट्री कॉम्बैट का टेक्निक है ये सचमुच में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। एक रियल फाइट में ये मेरी बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। तो इस समय का इस्तेमाल करते हुए मुझे इसके प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करने पर पूरा ध्यान देना होगा। फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर ली अपना ट्रेनिंग कर रहा है और उसके मेमोरी को याद करते हुए हमारा लिन भी उसके स्टेप्स को फॉलो करके अपने प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करने का भरपूर प्रयास में लगा हुआ है और अपने मन में कहता है कि ये जो मूव्स मैं कर रहा हूँ ना, वो जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वो और भी ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। एक नॉर्मल स्टूडेंट इसे कभी भी नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने ली के मेमोरी को इनहेरिट कर लिया है, फिर भी इसे परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा टफ है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसे अनगिनत बार मैंने प्रैक्टिस कर लिया है। लिन यहीं पर नहीं रुकता, वो अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखता है। उसके बॉडी से अभी भी डार्क कलर की एनर्जी निकल रही है, वो प्रैक्टिस में लगा हुआ है। फिर वो अपने आप को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मिलिट्री कॉम्बैट टेक्निक जो स्कूल में ड्रिल कराया जाता है हमारे बॉडी को ट्रेन करते हुए, उसके मुकाबले में बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इसे एक बार करने में ही मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन मैं अपने ब्लड की मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि वो बहुत ही स्मूथली फ्लो कर रहा है और अच्छे से इकट्ठा भी हो रहा है। तो चलो अब मेरा हाइप इतना बढ़ ही गया है तो एक बार और प्रैक्टिस करने में क्या जाता है। और हमारा लिन दोबारा से ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर कोई चिल्ला चिल्ला कर लिन यू बोलने लगता है और भड़बड़ा कर लिन यू अपनी आंखों को खोलता है क्योंकि वो क्लासरूम के अंदर में है और टीचर चिल्लाती हुई बोलती है कि लिन यू, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें स्कूल में सोने के लिए भेजते हैं? कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम 2 महीने में होने वाला है, लेकिन तुम्हारा ब्लड की का वैल्यू इतना ज्यादा लो है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में जा भी पाओगे। क्या तुमने सोच लिया है कि कंस्ट्रक्शन साइड में जाकर तुम ईंटें जोड़ाई का काम करोगे? झांग का दोस्त ली उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और हमारा लिन कहता है कि टीचर मैं माफी चाहता हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। और टीचर कहती है कि आज का क्लास यहीं पर डिसमिस होता है और अपने मन में कहती है कि आखिर ये लिन यू थोड़ा सा सख्त मेहनत क्यों नहीं करता है, ये सचमुच में बड़े ही दुख की बात है। और लिन अपने मन में कहता है कि लास्ट नाइट मैं मिलिट्री कॉम्बैट टेक्निक को इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था, मैं तो भूल ही गया कि मैं सोया ही नहीं, इस वजह से आज मेरी आंख लग गई। लेकिन मेरे जो प्रोफिशिएंसी है ना वो 11% तक इंक्रीज हो गई है। मानता हूं कि ये थोड़ा सा स्लो है, शायद ये जो रियल कॉम्बैट है ना वो मेरी प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करने में काफी ज्यादा मेरी मदद कर सकता है। और साथ में मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आखिर ये अब्जॉर्ब क्या करने वाला है। और एक बंदा आकर कहता है देखो 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 हमारे यंग मास्टर लिन अभी भी सो रहे हैं, शायद उनका नींद पूरा नहीं हुआ है। ली कहता है कि अब जबकि तुम एक वॉरियर तो बिल्कुल भी नहीं बन पाओगे तो क्यों ना तुम स्कूल को छोड़ दो और अपनी कोमा में पड़ी हुई सिस्टर को लेकर हमारे सामने में घुटनों के बल आकर पैसों के लिए भीख मांगो, इससे तुम्हें कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। लेकिन लिन एक गुस्से भरी निगाह से ली को देखने लगता है। ली परेशान होकर अपने मन में कहता है कि अचानक से ये मुझे आज कुछ ज्यादा ही डिफरेंट लग रहा है। और यहाँ पर लिंसी भी आ जाती है और कहती है कि जाओ ली, तुम अपने लाइन को क्रॉस कर रहे हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और ली बोलने लगता है कि लिनसिन, इन सारे चीजों में तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, तो तुम कहीं पर भी आकर अपने टांग को अड़ाकर कूल एक्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। लिन यू लिनसिन के हाथ को पकड़कर ले जाते हुए बोलता है कि इन जैसे इडियट बीमार लोगों से हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, वरना इनका ये जो इडियट डिजीज है ना वो हमें भी लग सकता है। लिनसिन ब्लश कर अपने मन में कहती है कि आखिर अचानक से ये लिन थोड़ा सा मुझे हैंडसम क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि ये पहले के मुकाबले में कई गुना
गुना ज्यादा बेहतर बन चुका है। जाओ ली लिन को प्रोवोक करते हुए कहता है कि देखो तुम तो दुम दबाकर इस जगह पर से भाग रहे हो, सचमुच में तुम्हें फाइट करने से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। मैंने तुम्हारे जैसा कचरा अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुम टफ एक्ट तो कर रहे हो लेकिन फिर भी मुझसे दुम दबाकर भाग रहे हो। तो जाओ ली लिन यू को प्रोवोक करने में कामयाब हो गया है। लिन यू अपने कदमों को वहीं पर रुका लेता है और पीछे की तरफ में मुड़कर देखते हुए उससे कहता है कि अब जबकि तुम्हारा पेट इतना ही ज्यादा खुजा रहा है तो तुम्हारी खुजली को मिटाने का मेरे पास में एक रास्ता है। तो क्यों ना आज हम एक दूसरे के साथ में एक मैच करें मार्शल आर्ट रूम में। जाओ ली के साथी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि जाओ ली लिन को बहुत बुरी तरीके से पीट डालेगा और जाओ ली भी बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में कहने लगता है कि आज तेरी सामत आने वाली है। और वहीं पर हमारा लिन यू उसे देखते हुए कहता है कि आज हमारे बीच में जो बैटल होने वाला है उसका परिणाम के लिए तू तैयार रहना, क्योंकि जो कुछ भी होने वाला है इसका जिम्मेदार तू खुद है। और वहीं पर जाओ ली कहता है कि ये बात को मत भूलना कि आज तेरा मैं बहुत ही बुरा हाल करूंगा, क्योंकि इन सारी चीजों को बढ़ावा तूने ही दिया है। क्योंकि मार्शल आर्ट रूम में एक बहुत ही जबरदस्त फाइट होने वाला है जाओ ली और लिन यू के बीच में, तो लोग इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। उन लोगों के अलग अलग प्रकार के दिमाग चल रहे हैं, वो बातें भी कर रहे हैं और फाइट देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं पर हम देखते हैं मार्शल आर्ट रूम के अंदर में जहां पर जाओ ली और लिन यू दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने में खड़े हैं। जाओ ली फाइट के लिए तैयार, लिन यू भी फाइट के लिए तैयार। जाओ ली का पीछे वाला साथी कहता है कि जाओ ली तुम्हारा ब्लड की उसके मुकाबले में कई गुना ज्यादा है, बस एक ही पंच से तुम उसका खात्मा कर देना। जाओ ली अपने मुक्के को तैयार करते हुए कहता है जांग यहाँ पर नहीं है, लेकिन आज मैं उसके बदले में तुझे एक लेसन सिखाऊंगा जो तू कभी भी नहीं भूल पाएगा। और अपने मन में कहता है स्कूल ने मेरे लिए हाई ब्लड की कॉम्बैट ट्रेनिंग को तैयार किया था, इसका इस्तेमाल मैं तेरे ऊपर में करके आज टेस्ट करूंगा कि इसका रिजल्ट मुझे क्या मिला है। लिन यू कहता है कि तू जांग के तलवे चाटने वाला एक छोटा सा पिल्ला है यार, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और जाओ ली तेजी से अपने फिस्ट को तैयार करके हमारे लिन यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू इतना वीक होने के बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने में कर रहा है। ये देखते हुए कि हमारा लिन यू बहुत बुरी तरीके से मार खाने वाला है, हमारी लिन सिन बहुत ज़्यादा चिंता करते हुए बोलती है कि लिन यू संभल कर रहो, लेकिन हमारा लिन यू उसके अटैक को अपने हाथों से वहीं पर ही रोक देता है और गुस्से भरी निगाह से देखते हुए जाओ ली से कहता है तू शायद ये भूल चुका है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुझे और जांग यांग को रिग्रेट करने के लिए मजबूर कर दूंगा। जाओ ली बहुत बुरी तरीके से परेशान होकर अपने मन में कहने लगता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस कचरे का ब्लड की वैल्यू तो सिर्फ 0.62 है लेकिन फिर भी इतना स्ट्रेंथ है कि वो मेरे अटैक को रोक रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लिन यू अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए जाओ ली को अपने नजदीक ले आता है और अपने नीज से एक जबरदस्त अटैक जाओ ली के मुंह पर करता है। जाओ ली अपने आप को इस अटैक से नहीं बचा पाता। लिन यू एक जबरदस्त मुक्के से उसके मुंह के ऊपर में अटैक करता है जिससे जाओ ली का बहुत सारा दांत एक ही बार में टूट जाता है और ये बहुत ही जबरदस्त अटैक था। आसपास का जमीन पूरी तरीके से फट गई है, जाओ ली की हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाती है। वो बहुत बुरी तरीके से घसीटा मारते हुए जमीन पर लोटपोट होकर पीछे की तरफ में चिल्लाकर जाने लगता है। उसकी हालत खराब हो गई है, मुंह सूज चुका है, दांत टूट चुके हैं। वो अपने टूटे हुए दांत को पकड़कर बोलता है कि इसने मेरे दांतों को तोड़ डाला। और हमारा लिन यू उसके सामने में जाता है और एक डेविलिश लुक में देखते हुए कहता है कि तूने दोबारा अगर मेरी सिस्टर की इंसल्ट करने की कोशिश की ना तो इस बार तो सिर्फ तेरा दांत टूटा था, अगली बार क्या क्या टूटेगा तू बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकता। फिर वो अपने बैग को पकड़कर पीठ पर लादकर इस जगह पर से जाने लगता है क्योंकि हमारे लिन यू के लिए ये फाइट ओवर हो चुका है। लेकिन जाओ ली वो बिल्कुल भी हार नहीं माना है, उसके हाथ में एक स्वाड आ चुका है। वो कन्फ्यूजन से उस स्वाड को देखता है और उठाकर चिल्लाते हुए हमारे लिन यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि लिन यू आज मैं तुझे हेल भेज कर ही रहूंगा। हमारे लिन यू का इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, फिर भी वो एक डेविलिश लुक में पीछे की तरफ में मुड़कर देखता है क्योंकि जाओ ली चिल्लाकर उसके तरफ आगे बढ़ रहा था। और जैसे ही वो उस स्वाड से हमारे लिन यू के ऊपर में अटैक करने वाला था, हमारा लिन यू उस स्वाड के ऊपर में एक बेहतरीन अटैक करके उसके स्वाड को वहीं पर ही चकनाचूर कर देता है क्योंकि हमारे लिन ने अपने क्लोज को समन कर लिया है और उसका हाथ एक डिमोनिक क्लो के समान दिखाई दे रहा है। और लिन बहुत ही
कमाल का और बेहतरीन दिख रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद जाओली की हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था कि हमारा लिन यू कुछ ही पल में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका है और वो ज़मीन पर धराशायी हो जाता है। लिन यू के नुकीलेदार क्लॉज को देखते हुए जाओली की हालत ख़राब हो जाती है और लिन यू एक सीरियस लुक में जाओली को देखते हुए कहता है, तो क्या अब भी तू मेरे साथ में फाइट करना चाहता है? अगर तू करना चाहता है तो मैं तुझसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक बंदा कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, लिन के हाथों में ये क्या आ गया है। उसका हाथ तो एक क्लो के समान दिखाई दे रहा है। लिन सिन भी कहने लगती है कि ये सचमुच में पागलपन से भरा हुआ है, लेकिन साथ में बहुत ही ज़्यादा कूल है। आखिर किसे वेपन्स की ज़रूरत है जब तुम्हारे पास में इतने खतरनाक क्लॉज मौजूद है। तीसरा बंदा कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि लिन भी पॉल्यूटेड हो गया हो, क्योंकि ये स्किल ऐसा नहीं लग रहा जो कि ह्यूमंस के पास में मौजूद हो। और जाओली बहुत ही घबराया हुआ है, लेकिन लिन यू आगे की तरफ में बढ़ रहा है और घबराते हुए जाओली पीछे से बोलता है, तू तू तू, और आगे तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है क्योंकि मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द है। कहता है कि तू बस इंतज़ार कर, जैसे ही मेरे ब्रदर जैंग वापस आ जाएंगे उसके बाद हम लोग तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, तेरा खात्मा तो तय है। और हमारा लिन यू मार्शल आर्ट रूम से बाहर निकलते हुए कहता है कि मैं उस दिन का इंतज़ार करूंगा। और सीन हमारा क्रेमेटोरियम की तरफ का दिखाया जाता है, जहां पर टाइम को देखते हुए कहता है कि 12 घंटे हो चुके हैं, कूल डाउन पीरियड ख़त्म हो गया है, तो मैं सोल डिवोरिंग स्किल का अब इस्तेमाल कर सकता हूं। तो चलो इस ऑब्जॉर्विंग वाले स्किल को ट्राई करके देखा जाए कि आखिर ये है क्या। मैं बस उम्मीद कर सकता हूं कि जो कुछ भी मुझे मिलेगा वो बेहतरीन होगा, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा है। और उसके साइड से एक बंदा भी आता है, वो कहता है कि लिन यू, अगर तुम मुझे देख रहे हो तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम तुम मुझे हेलो बोलो, लेकिन तुम तो हेलो भी नहीं बोल रहे। आजकल के बच्चे सचमुच में इनमें मैनर्स तो है ही नहीं। तुम इस बात को मत भूलना कि तुम्हें ये जॉब कैसे मिली है, तुम्हें इसके लिए मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम इसके लिए बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं हो। और लिन यू अपने मन में कहने लगता है कि तुमने मुझे इसलिए हायर किया है क्योंकि कोई दूसरा बंदा इस काम को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और इसीलिए तुम मुझे इतना हाई पे कर रहे हो। तो अब मैं यहाँ पर जब काम कर रहा हूँ तुम्हारे अंडर में, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट करूँ, ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और ये बंदा कहने लगता है कि एक बहुत ही बड़ा बैच आने वाला है लाशों का, तो आज तुम्हारा जो क्रिमेशन है ना वो कुछ ज़्यादा काम बढ़ चुका है, तो तुम अच्छे से मन लगा कर काम करो, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि लिन उस रूम के अंदर में पहुँच चुका है जहाँ पर बहुत सारी लाशें वहाँ पर पड़ी हुई है। उन्हें देखते हुए लिन यू कहता है, दिन ब दिन इन वॉरियर्स की जो लाशें हैं वो बढ़ती ही जा रही है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हाइना की मेमोरी में कल मैंने देखा था कि ये फ्रंटलाइन डिफेंस जो है वो बहुत ज्यादा वीक पड़ता जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के बाद बॉर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक तो न्यूज में इसके बारे में काफी कुछ बातें चल रही होती। शायद मुझे इन सारी बातों को छोड़कर अपने स्ट्रेंथ को और ज्यादा रेज करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जितना फास्ट मेरा स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा मैं उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनूंगा। फिर अपने दोनों हाथ को जोड़े हुए आंख बंद करके कहता है कि मैं माफी चाहता हूं कि तुम लोगों की बॉडी के साथ में मुझे ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। मैं करना तो नहीं चाहता, लेकिन इसके अलावा मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। फिर वो एक सोल्जर के ऊपर में अपना हाथ को रखता है और उसके सोल को डिवोर करने लगता है। इस सोल्जर की सारी जो सोल है वो हमारे लिन यू के बॉडी के अंदर में आने लगती है, साथ में उसकी मेमोरीज भी। और उनकी मेमोरीज को देखते हुए लिन यू अपने मन में कहता है कि ये जो वॉरियर का यूनिफॉर्म है ना, ये यांग फैमिली के समान दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि दोबारा से मेरे मिलिट्री कॉम्बैट टेक्निक को एक जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला हो? लिन कंसंट्रेट कर रहा है, उसके माथे के चारों तरफ हम लोगों को चमकती हुई रोशनी दिखाई देने लगती है। इसका प्रोसेस अभी भी नहीं रुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सारे प्रोसेस में अब उसे पेन नहीं हो रहा। और फिर सिस्टम अपेयर होकर कहता है कि सोल मेमोरी टायर 1 वॉरियर वांग मु यांग को डिटेक्ट किया गया है। होस्ट प्लीज आप अपनी एबिलिटी को चूज कीजिए। तो पहली एबिलिटी है मिलिट्री कॉम्बैट टेक्निक, दूसरी एबिलिटी है पॉल्यूटेड स्क्वाड एम्बल, तीसरी एबिलिटी है करेज टू डाई टुगेदर। लिन यू कहता है कि बेशक मैं ऑप्शन
ए को चूज करूंगा। समय हो गया है इस बात को जानने का कि ये एब्जॉर्ब मेथड किस तरीके से मेरी प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करने में मेरी मदद कर सकता है। सिस्टम मेरे पर्सनल डिटेल्स को शो करो। बेसिक मिलिट्री कॉम्बैट टेक्निक लेवल 2 10%, फिजिकल एबिलिटी 20% तक इंक्रीज हो जाएगा। अपोनेंट के वीक पॉइंट को आप स्पॉट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं आपके एनिमी के अटैक को 0.5 सेकंड पहले, और उसके ऊपर में काउंटर अटैक आप कर सकते हैं। इसे देखकर लिन यू बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोलता है कि ये एब्जॉर्बिंग तो सचमुच में बहुत ही जबरदस्त स्किल है, इसने मेरे लेवल को डायरेक्टली इंक्रीज कर लिया, ये सचमुच में बहुत ही जबरदस्त है। इस तरीके से तो मैं अपने स्किल को जल्दी से जल्दी मैक्सिमम स्टेट तक पहुंचा सकता हूं। फिर वो दूसरे बंदे के बॉडी को टच करके उसके सोल को डिवोर करने की कोशिश करता है, और तभी सिस्टम अपेयर होकर कहता है कि सोल डिवोरिंग स्किल जो है वो कूल डाउन पीरियड पे चल रहा है, 12 घंटे से पहले आप इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात से लिन यू थोड़ा सा निराश हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं भूल गया था एक्साइटमेंट की वजह से, लेकिन अब मुझे अपने काम को सबसे पहले खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि मिलिट्री कॉम्बैट टेक्निक की प्रोफिशिएंसी को मुझे फिर से इंक्रीज करना है। सीन बॉर्डर फ्रंट लाइन की तरफ का दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे बीस्ट और ह्यूमंस बहुत ही बेदर्दी से मारे जा चुके हैं, उनकी डेड बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है। इन्हीं में कुछ इंजर्ड सोल्जर्स भी दिखाए जाते हैं, और उन्हें स्ट्रेचेस पर ले जाते हुए एक बंदा कहता है कि सावधान रहो, इनकी बॉडी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें देख संभल कर इन्हें ले जाना होगा, वरना इनके साथ में कुछ भी गलत हो सकता है, तो संभल कर अपना काम करो। और साथ में बाकी जो डेड बॉडीज है बीस्ट की, उन्हें ट्रक पर भर दिया गया है ताकि इन्हें एक्सपोर्ट किया जा सके। और ये बंदा कहने लगता है कि कॉर्पस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तैयार कर दिया गया है, तो चलो जल्दी से अब इसे लेकर इस जगह पर से निकल जाओ। गाड़ी चालू हो जाती है और लाइट भी जल चुका है। तेजी की रफ्तार से इन डेड बॉडीज को लेकर ये ट्रक आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। इन्हीं डेड बॉडीज के बीच में हमें लाल आंखें दिखाई जाती है जो कि क्रिमेटोरियम के तरफ में जा रही है, यानी कि इन बीस्ट में से कुछ का सामना शायद अब हमारे लिन के साथ में होने वाला है। और यहाँ सचमुच में एक ऐसा बीस्ट है इनविजिबल होकर लाशों के बीच में छुपा हुआ है, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो अभी भी जिंदा है, जिसके कारण अब हमारे लिन यू के ऊपर में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। सीन स्कूल के सीढ़ी के तरफ का दिखाया जाता है, जहां पर जाओली और उसके बुली साथी हमारे लिन सिन को रोके हुए हैं, और पीछे से कोई कहता है कि लिन सिन, मैं तुमसे कहता हूँ लास्ट टाइम। और लिन सिन थोड़ी सी घबराई हुई दिखाई देती है, और ये कहने वाला है जांग यान, जो फिर से कहता है तुम जाकर लिन यू से कहो कि वो हमें आकर स्कूल के फील्ड पर मिले, मैं उसे नहीं मारूंगा, मैं बस उसे घुटनों पर लाना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि वो जाओली से माफी मांगे जो कुछ उसने किया था, और सारी मैटर यहीं पर सुलझ जाएगी, वरना मुझे डर है कि तुम यहाँ पर से सही सलामत उसके पास तक तो बिल्कुल भी नहीं जा पाओगी। तो बताओ मुझे, क्या तुम ये मेरा काम करोगी भी या नहीं? और लिन सिन कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हारा ये काम बिल्कुल भी नहीं करने वाली, ये सारी चीजों को जाओली ने स्टार्ट किया था, और वो तुम हो जो पहले पहले जाकर लोगों को बुली करते हो, लिन यू ने कुछ भी गलत नहीं किया है। जाओली गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि जांग, इस लड़की से बात करने का कोई भी मतलब नहीं है, वैसे भी ये लिन के साइड में है, कल लिन ने जब मुझे मारा था ये साइड में रहकर बहुत ही ज्यादा हंस रही थी। लिन सिन कहती है कि तुम बकवास की बातें मत करो, मैं किसी के ऊपर में भी नहीं हंस रही थी, ये सब कुछ मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। और तभी एक बंदा आकर हमारे लिन सिन के पुस्तक को पकड़कर यहाँ पर से ऊपर हाथ उठा लेता है, और लिन सिन कहने लगती है कि मेरे बुक को मुझे वापस करो। टकलू कहता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हो? अब मुझसे तुम ये मत कहना कि इस बुक को तुमने लिन यू के लिए प्रिपेयर किया था। जाओली लिंसी के कंधे को पकड़कर उसे दीवार से टकराते हुए बोलता है कि यहीं पर चुपचाप पड़ी रहे। इस चीज से हमारे लिन सिन को थोड़ा सा पेन तो हुआ है, और बुक को खोलते हुए टकलू बोलने लगता है कि यहाँ पर तो की पॉइंट है जिसे हाईलाइट किया गया है। इतना सारा मेहनत पूरी तरीके से बर्बाद एक लूजर के ऊपर, सचमुच में ये बड़े ही शर्म की बात है। तुम शायद इसको भूल चुकी हो कि तुम कितने भी मेहनत क्यों ना कर लो, तुम उस लूजर की बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाओगी, क्योंकि एक लूजर हमेशा एक लूजर ही रहता है, बोलकर हमारे लिन सिन के मेहनत को चकनाचूर करके बीच से ही फाड़ देता है। ये देखती हुई लिन सिन बहुत ही ज्यादा शौक होकर बोलती है कि नहीं, ऐसा मत करो। और जाओली हमारे लिन सिन को रोकते हुए बोलता है तुमने एक गलत इंसान का साथ दिया है, इसलिए ये सारी चीजें तो तुम्हारे साथ होनी ही थी, इसलिए लोगों के मैटर में बिल्कुल भी अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जांग आते हुए कहता है कि छोड़ दो उसे, तुम तो बहुत ही ज्यादा बचकानी हो, तुम बस एक नोटबुक के लिए इतना ज्यादा आंसू बहा रही हो, क्या ये सचमुच में उतना ज्यादा वर्दियत भी है? और लिन सिन बहुत बुरी तरीके से फूट फूट कर रो रही है, और जांग हमारे लिन सिन के मुंह को पकड़कर कहने लगता है उस कचरे के आसपास घूमने से अच्छा तो ये होता कि तू
मेरा फेवर जीतने की कोशिश करती, इससे तुझे वो हासिल हो जाता जिसकी तू हकदार थी, लेकिन तू ये सब कुछ नहीं कर रही है। लेकिन लिन सिन गुस्से में आकर जांग के अंगूठे को काट देती है और इससे जांग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो एक ज़ोरदार तमाचा लिन सिन के चेहरे पर जड़ते हुए बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तू सचमुच में नहीं जानती है कि तेरे लिए अच्छा क्या है या बुरा क्या है, इसलिए तेरे साथ ये सब कुछ होना तो तय ही है। जाओली बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि जांग बहुत अच्छा, इस चूड़े का मार मार के कीमा बना दे। इसकी इतनी हिम्मत कि वो तेरे साथ में ये सब कुछ कर रही है, ये सचमुच में नहीं जानती कि तेरा रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है। इसने तेरी बेइज्जती की है, आज इसका तू कीमा बना कर ही रहना। अपने गाल को पकड़े हुए लिन सिन मन में कहने लगती है कि मैंने पूरा आधा महीना इसे तैयार करने में बिता दिया था ताकि मैं लिन यू के लिए इस नोट्स को तैयार कर सकूं। फिर वो खड़ी होती है और इस जगह पर उस नोटबुक को दोबारा पाने के लिए उस टकले के पास नज़दीक जाती हुई अपने मन में कहने लगती है कि मैं इसे ऐसे ही इन लोगों को डिस्ट्रॉय करने नहीं दे सकती। और जैसे ही वो उसके नज़दीक पहुंचने वाली थी, पीछे से जांग कहता है कि सचमुच में तू नहीं जानती कि तेरे लिए अच्छा क्या है, और उसके गले को पकड़कर वो दीवार से सटा देता है। इससे लिन सिन को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। बुली का तो काम ही होता है कि अपने से वीक लोगों के ऊपर में ताकत को आजमाना। जांग भी वही कर रहा है, तो उसका काम बहुत ही अच्छा है और कहने लगता है मुस्कुराते हुए, ये है हमारे बीच के ब्लड की के वैल्यू का डिफरेंस। मेरा स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों ही पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा बेस्ट है और तू मुझसे फाइट बैक करने की कोशिश कर रही है। सचमुच में तू बहुत ही ज़्यादा बचकानी है। लिन सिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है और जांग कहता है अब जब कि तू अपने हाथ का इतना अच्छे से इस्तेमाल करना जानती है तो मैं तुझे कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ। बोलकर वो लिन सिन के गले को छोड़ देता है, जिससे हमारी लिन सिन थोड़ा सा संभल जाती है और पीछे से कहता है कि तुम तीनों जाओ और उसके ऊपर में अटैक करो, थोड़ा सा भी हर्ट हो जाएगी ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और तीनों लड़के हमारे लिन सिन के तरफ में आगे बढ़ रहे हैं। लिन सिन बहुत ही बेबस बेचारी हालत में ज़मीन पर पड़ी हुई है, इंजरी की हालत में, और ये लंबे वालों वाला बंदा अपने फिस्ट को तैयार करते हुए बोलता है कि अब जो कुछ भी होने वाला है ना, वो तूने खुद अपने ऊपर में लाया है। ये अंजाम होता है हमारे ब्रदर जांग के अगेंस्ट जाने का। इससे पहले कि इस बंदे का मुक्का लिन सिन के मुंह के पास में पहुंच पाता, एक बंदा आकर उसके मुक्के को अपने हाथों से वहीं पर रोक देता है। और यहाँ पर एंट्री हो चुकी है हमारे लिन यू की, जो एक सीरियस लुक में उसे देखते हुए बोलता है 4 अगेंस्ट 1, और वो भी एक लड़की की तरफ। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना। लिन यू को देखकर ये बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है यार। लिन यू को देखते हुए लिन सिन कहने लगती है कि लिन यू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो हम लोग इस जगह पर से चलते हैं, तुम इस फाइट में मत पड़ो। लेकिन लिन यू ने तो लिन सिन की इंजरीज को देख लिया है, इस वजह से वो गुस्से में आकर इस बंदे के हाथ को और भी जोर से प्रेस करता है। ये बंदा दर्द में बहुत ही जोर से चीखता है, बहुत बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन जांग आते हुए कहता है फाइनली 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 लिन यू, तुमने डिसाइड कर ही लिया कि तुम अब मेरे सामने में आओ। बहुत बढ़िया, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मदद मिली है। मुझे लगा था कि तुम्हें ढूंढने में मुझे काफ़ी समय लगेगा, लेकिन अब जब कि तुम सामने में आ गए हो तो हम अपने मैटर को यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। और लिन यू उस फटे हुए पेपर को उठाता है जहाँ पर वॉरियर एग्जाम की पॉइंट लिखा हुआ था। लिन सिन ने मैसेज भी लिखा था कि लिन यू तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और लिन यू कहता है मैं अब तुम लोगों को उसी कुत्ते के समान ट्रीट करने वाला हूं जो आते जाते गली के लोगों को बाइट करता है। और तुम लोगों ने जो मेरे नोट्स को इस तरीके से फाड़ा है, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। और जांग कहता है कि बस एक कचरा है और इस कचरे नोट्स के लिए तू इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने में कर रहा है और साथ में टफ एक्ट करता है। लेकिन लिन यू बिल्कुल नहीं रुकता, वो अपने फिस्ट से एक जबरदस्त मुक्का जांग के मुंह पर जड़ देता है। जांग इस अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाता, उसकी हालत भी बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी है। और हमारा लिन यू अटैक करने के बाद कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने लिन सिन के ऊपर में हाथ उठाया है, इसके लिए मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करने वाला हूं। लिन यू के हाथों से एक जबरदस्त मुक्के को खाने के बाद पीछे की तरफ में हटता हुआ जांग अपने आप को किसी तरीके से संभाल लेता है। और लिन यू कहता है लिन सिन की इतनी ज्यादा ह्यूमिलिएशन और जितना ज्यादा तुम लोगों ने उसे सफर करवाया है ना, उसका मैं तुम लोगों से डबल भुगतान करवा कर ही रहूंगा। लिन को इस तरीके से बातें करता हुआ देख लोग बोलने लगते हैं कि सचमुच में लिन पागल हो गया है, वो जांग से ऐसे कैसे बात कर सकता है। वो कहता है कि तूने देखा नहीं कि उसने जाओली को कल कैसे बुरी तरीके से मारा था और अब वो जांग के साथ में भी फाइट कर रहा है। जांग के पीछे से जाओली चिल्लाकर बोलता है कि ब्रदर जांग जाइए और इसे बहुत बुरी तरीके से मारिए, इतना मारिए कि इसका पूरा बॉडी हिलने ना पाए, इसकी जिंदगी यहीं पर आज खत्म हो जानी चाहिए। और हम देख पाते
दिखाते हैं जांग को, जो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था लिन यू। मैंने ये पहले नोटिस क्यों नहीं किया कि तुम्हारे पास में भी बैकबोन है। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ में यहाँ पर डील करना बहुत ही ज्यादा सस्ता होगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। अपने जेब से एक पेपर निकालते हुए कहता है कि 3 दिन के बाद एक ओपन ड्यूअल होने वाला है सेंट्रल ट्रेनिंग ग्राउंड में। अगर तुम उस ड्यूअल को जीत जाते हो तो मैं तुमसे माफी तो मांगूंगा ही यार, साथ में तुम्हें वो सारी चीजों का कंपनसेशन भी दूंगा, और इस बात की गारंटी है मेरी तरफ से कि मैं दोबारा तुम लोगों को कभी भी परेशान नहीं करूंगा, बोलकर पेपर को लिन यू के तरफ में फेंक देता है और लिन यू के कदमों के नीचे में आ जाता है किंग टैंग एकेडमी ओपन डुअल एप्लीकेशन फॉर्म। और जांग कहता है लेकिन इस बात को याद रखना, अगर तुम उस डुअल को हार जाते हो तुम पूरे स्कूल के सामने मेरे आगे अपने घुटने पर आकर एडमिट करोगे कि तुम एक लूजर हो और तुम खुद से बिना किसी दबाव के स्कूल से ड्रॉप आउट ले रहे हो। लोग बोलने लगते हैं कि ये तो ओपन डुअल है, पूरा स्कूल उसे देखने के लिए जाएगा। दूसरा बंदा कहता है कि सचमुच में ये जांग लिन के पूरे लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। लिन सिन आकर कहती है कि लिन यू, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी एक सिस्टर है जो इंतजार कर रही है तुम्हारे ध्यान रखने का, तुम्हें उसके लिए सारी चीजों को करना होगा, तो भूल जाओ इस फाइट को। लिन यू के पीछे वाला बंदा कहता है कि लिन यू, तुम्हें इन सारी बातों को ऐसे ही जाने देना चाहिए, ड्रॉप आउट करना कोई मजाक वाली बात नहीं है। दूसरा बंदा भी कहने लगता है कि हाँ, जांग बस तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है, उसका ब्लड की 3.5 है और तुम्हारा 0.6, और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, हर कोई जानता है कि तुम इसमें हार सकते हो। और जॉली कहने लगता है लिन, क्या अब तुम डर रहे हो? तो अगर डर रहे हो तो हम लोगों के सामने में घुटने टेक कर सर झुकाकर माफी मांगो, इससे ब्रदर जांग तुम्हारे ऊपर में दया करके तुम्हें छोड़ देंगे। और दूसरा बंदा भी ऐसा ही कुछ बकवास बातें बोलता है, लेकिन लिन यू कहता है मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा एक कंडीशन है, जितना भी वहां पर फाइट होगा वो सारा फाइट रिकॉर्डेड होना चाहिए और पब्लिकली उसे दिखाया जाएगा स्टार्ट से एंड तक का। लिन यू चैलेंज फॉर्म में अपना नाम को लिख देता है और फॉर्म को जांग की तरफ में फेंकते हुए बोलता है मैं चाहता हूं कि 3 दिन के बाद में जो फाइट होने वाला है ना, वो हर कोई याद रखे। जांग लिन के फॉर्म को पकड़कर बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि उसे यकीन है वो लिन का बहुत बुरा हाल करने वाला है। और वहीं पर हमारा लिन आगे बढ़ते हुए कहता है मैं चाहता हूं इस बात का सभी को पता चले कि असली में कचरा कौन है और कचरा कहां पर बिलोंग करता है। सीन दोबारा से क्रिमेटोरियन की तरफ का दिखाया जाता है, जहां पर तेज धुआं निकल रहा है। यहीं पर हमारा लिन भी अपनी एंट्री दे चुका है, साथ में 2 बंदे हमारे लिन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लिन अपने मन में कहता है इन 3 दिनों के अंदर में मुझे अपने मिलिट्री कॉम्बैट टेक्निक को और ज्यादा इंक्रीज करना होगा, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके, और साथ में मैं अपने अब्जॉर्ब के न्यू स्किल का भी इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि 3 दिन के बाद में होने वाले डुअल को मुझे हर हालत में ही जीतना होगा। उस जीत से ही मेरी आगे का भविष्य तैयार होगा। अब ये बंदा आते हुए बोलता है कि आज जो बैच हम हैंडल करने वाले हैं ना, वो क्रिमेटोरियन नंबर 1 के जो लोग हैं उसे खत्म नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने बाकी के हम लोगों के पास में भेज दिया है। लिन कहता है कि क्रिमेटोरियन नंबर 1 तो वही है जगह है ना जहां पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूटेंट बीस्ट को लाया जाता है। सुनहरे बालों वाला आदमी कहता है कि असल बात तो ये है कि हम लोगों को इतने सारे कॉर्पस इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारे क्रिमेटोरियन ने अपनी कैपेबिलिटी को लोगों के सामने में साबित कर दिया है। ये सारी चीजें चीफ वांग आपकी लीडरशिप की वजह से हो रहा है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वांग कहता है कि तुम जैसे बच्चों को सिखाना वर्दियत है, तुम्हारा ब्लड की सबसे हाईएस्ट है इस जगह का, ऐसे ही हार्ड वर्क करते जाओ, तुम्हें बिल्कुल भी कोई बुरा व्यवहार नहीं करेगा। फिर लिन से कहता है कि लिन यू, क्या तुम पूरे दिन यहीं पर खड़े रहोगे? तुम आखिर अपना काम करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें फोकट में ही पैसे मिले? अगर सच में तुम्हें पैसे चाहिए तो अपना एड़ी चोटी का जोर लगाकर मेहनत करो। और हमारा लिन जाते हुए बोलता है कि हाँ मैं जा ही रहा हूं, और अपने मन में कहता है कि ये बुढ़ऊ को सचमुच में तलवे चाटने वाले बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये तो ऐसा बदलता है जैसे कि एक गिरगिट अपना रंग बदलता हो और अपना शटर को बंद कर देता है। हमें रूम नंबर 7 की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां ये बंदा एक डेड बॉडी को जलाने के लिए आगे की तरफ में ले जाते हुए बोलता है सचमुच में यहाँ पर तो लाशों का भरमार लग चुका है, इसलिए आज हम लोगों को ओवर टाइम करना पड़ेगा। अचानक से यहाँ पर किसी ने अटैक कर दिया है। किसने किसके ऊपर में अटैक किया है इसका मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, लेकिन इस अटैक को इस बंदे के ऊपर में किया गया है जो थोड़ी देर पहले अभी इस वांग का चाट रहा था। वो कंफ्यूज होकर बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, और तभी इस बंदे के पीछे में एक बहुत ही खतरनाक, पावरफुल और भयंकर बीस्ट आ जाता है, जिसकी लाल लाल आंखें, उसके मुंह से डार्क एनर्जी निकल रही है। इतने भयंकर खुखार बीस्ट को अपने सामने में देखने के बाद इस बंदे के फट के 4 चित्रों में बढ़ जाती
जाती है। उसने शायद अपने पेंट भी गीले कर दिए हैं, लेकिन इस बीस्ट को पेंट का गीला नहीं बल्कि खून का लाल रंग पसंद है, इसलिए वो इस बंदे को एक जबरदस्त अटैक से जान से मार देता है। ये बंदा तेज चीख के साथ में अपने प्राण को यहीं पर खो देता है यार। ये बीस्ट उसके डेड बॉडी को ले जाने लगता है आगे के तरफ में। खून का निशान जमीन पर फैला हुआ है, शटर बंद हो चुका है। हमारा रूम नंबर 6 के तरफ सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा लिन यू मौजूद है। वो कहने लगता है कि आखिर ये किस तरीके का साउंड था, ऐसा लगा जैसा कि अभी अभी किसी ने बहुत ही जोर से चीखा है, लेकिन ये जगह तो हमेशा से बहुत ही ज्यादा शांत रहती है। मेरे ख्याल से मुझे कुछ हेलुसिनेशन टाइप में हो रहा है इतना ज्यादा वर्क करने की वजह से, तो मुझे इसे इग्नोर कर देना चाहिए। फिर वो बाकी के इन डेड बॉडीज को देखते हुए बोलता है कि ये सारे म्यूटेंट बीस्ट की लाशें आज मुझे ठिकाने लगाना है। लगता है कि आज मुझे ओवर टाइम करना ही होगा और मुझे मिलिट्री कॉम्बैट टेक्निक को इंप्रूव करने का ज्यादा समय नहीं मिलने वाला। लेकिन ज्यादा सोल्जर्स नहीं मारे गए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक मिनट रुको, ये जो पूंछ है क्या हमेशा से इसका कलर ऐसा ही था? और इस बीस्ट के पूंछ के साथ में कुछ तो गड़बड़ होने लगता है। ये देखते हुए लिन यू बोलता है कि इसका ये जो पूंछ है उसमें क्या स्केल्स लगे हुए हैं, शायद ये कलर चेंज करने की एबिलिटी वाला है। और तभी ये बीस्ट जाग जाता है यार, यहाँ पर बहुत ही जोर से रॉर करता है यार। हमारा लिन यू बहुत बुरी तरीके से खतरे में आ चुका है। लिन यू परेशान कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। ये बीस्ट बिना देरी के लिन यू के ऊपर में एक जबरदस्त अटैक कर देता है अपने पूंछ से या फिर मुंह से, लेकिन हमारा लिन यू का स्पीड भी इंक्रीज हो चुका है। वो किसी तरीके से उसके अटैक से अपने आप को डॉज करके बचा लेता है, लेकिन फिर भी लिन यू बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और उसे स्ट्रगल करता हुआ देखकर ये बीस्ट शायद इस जगह पर से इनविजिबल होने लगा है। और फिर हमारा लिन यू उसे न देख पाने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहता है कि वो तो डिसअपेयर हो गया, आखिर मुझे उसके प्रेजेंस के बारे में अब कैसे पता चलेगा। और अपने मन में कहने लगता है इस बात को तो मैं अच्छे से समझ गया हूं कि ये बीस्ट वो लाश नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से उसके टिश्यूज में समाकर इस जगह पर आ गया है अपने आप को छुपाकर। शायद ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो इसी तरीके के मेथड का इस्तेमाल करके अपने आप को छुपा लेता हो। इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो इस जगह को ये हेल बना देगा, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब मुझे अपनी आंखों को बंद करके अपने जितने भी सेंसेस है उन लोगों को और भी ज्यादा बढ़ाकर अपने मिलिट्री कॉम्बैट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके फ्लो को यहाँ पर से स्पॉट करना चाहिए। लिन पूरी तरीके से शांत होकर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है और उसे अंदाजा हो गया है कि ये बीस्ट कहाँ पर छुपा हुआ है, क्योंकि सामने फ्लोर पर हमें एक रोशनी दिखाई जाती है। और लिन यू अपनी आंखों को खोलकर बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और अपने हाथों में एक इक्विपमेंट को पकड़कर तेजी से उस बीस्ट के ऊपर में फेंकता है। और ये इक्विपमेंट बहुत ही ज्यादा गोल 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 घूमकर उस बीस्ट की तरफ तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है और सीधा जाकर उस बीस्ट के पीठ के ऊपर में लगता है। और ये बीस्ट इस अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाता और लिन यू पीछे से बोलता है कि चलो अब तुम्हारे बाहर आने का समय हो गया है। ये बीस्ट बिना देरी किए हुए अपने नुकीलेदार पंजों को आगे करके हमारे लिन यू के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे की तरफ में बढ़ चुका है। लेकिन लिन यू भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, लेकिन इसके अटैक की वजह से हमारे लिन यू को थोड़ी सी तो इंजरी हो ही गई है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का एक दूसरे से आमना सामना बहुत ही ज्यादा भयंकर है। लिन यू अपने इस क्लो हैंड को समन कर लेता है, उसके हाथ अब क्लो में तब्दील हो चुके हैं जो बहुत ही ज्यादा शार्प है। और इसी हाथ का इस्तेमाल करते हुए हमारे लिन यू ने इस बीस्ट के छाती को आर पार कर दिया है। यहाँ पर यह बीस्ट नहीं था जिसने हमारे लिन यू को इंजर्ड किया है, बल्कि वो लिन यू था जिसने इस बीस्ट को अपने क्लो का इस्तेमाल करते हुए बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है। इस वजह से अब ये बीस्ट बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होने के बाद जमीन पर धराशायी होने लगता है। लिन यू अपने मन में कहता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस बीस्ट ने मुझे स्क्रैच लगा दिया है तो मैं अपने आप को पॉल्यूटेड होने बिल्कुल भी नहीं दे सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि लेवल 2 का मिलिट्री कॉम्बैट टेक्निक ने मुझे उसके अटैक रास्ते को पहले ही प्रिडिक्ट करने में मदद कर दी, जिस वजह से मैंने तत्काल उसके ऊपर में अटैक कर दिया। फिर तभी यहाँ पर सारे लोगों के बीच में अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि इन बीस्ट ने पूरे इस क्रीमेटोरियम के ऊपर में अटैक कर दिया है, तो सारे लोग अपने आप को संभाल लो। इसे सुनने के बाद लिन यू परेशान होकर बोलने लगता है कि ये सारे अब क्रीमेटोरियम के अंदर में आ चुके हैं और उनमें मेरा भी एक रूम शामिल था। फिर यहाँ पर शटर का गटर ओपन हो जाता है और लिन यू बाहर निकल कर देखने लगता है और कहता है लगता है यहाँ पर कोई भी एबिलिटी फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, तो अच्छा यही हुआ कि हमें इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और तभी उसकी निगाह साइड के तरफ में पड़ती है, वहाँ पर उस बंदे की डेड बॉडी पड़ी
खड़ी हुई है जो कुछ टाइम पहले वांग की चाट रहा था और उसे देखते हुए लिन यू कहता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिसके चीखने की आवाज सुनी थी वो शायद इसी बंदे की थी। आखिर कितने सारे ऐसे म्यूटेंट बीस्ट है जो इस जगह पर आ चुके हैं और तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे म्यूटेंट बीस्ट यहाँ लोगों का पीछा कर रहे हैं। लोग घबराते हुए मदद की गुहार लगाकर तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में भाग रहे हैं। हमारा लिन यू उन लोगों के आगे में मौजूद है और अपने मन में कहता है, ये तो चीफ वांग है ना। अपने पास में जो पाना रखा हुआ है लिन यू उसे फेंकते हुए बोलता है अपने मन में कि भूल जाओ, अभी लोगों की जिंदगी बचाना सबसे पहला काम है। और ये पाना सीधा जाता है एक बीस्ट के मुंह पर पड़ता है। वो बीस्ट इस अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाता और बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और तभी एक रूम के अंदर में मौजूद बंदा बोलता है कि जल्दी करो और अंदर आ जाओ, ये जगह हम लोगों के लिए सेफ रहेगा। सबसे पहले तुम देख सकते हो कि यहाँ पर एक बंदा है जो डोर के अंदर में मौजूद है। उसके बाद है हमारा लिन यू जो कहता है कि जल्दी जल्दी आओ, हम लोगों को सेफ रूम के अंदर जाना है। और 3 बंदे हैं जो कि अब सेफ रूम के तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उनके पीछे में मौजूद है ये म्यूटेंट बीस्ट जो उनका पीछा कर रहे हैं और किसी भी पल उनके नजदीक में पहुंच सकते हैं। लिन यू भी अब भागते हुए अपने मन में कहता है, अभी मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ में हैंडल कर भी पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मैं एक अच्छे जोन में चला जाऊं जिससे रीइंफोर्समेंट के आने का हम लोग वहां पर इंतजार कर सकते हैं। लेकिन तभी यहां पर हमारे लिन यू के कंधे को पकड़कर पीछे की तरफ में कोई ढकेलते हुए बोलता है कि तुम पीछे रुककर हम लोगों को कवर दो। लिन यू उस बंदे के बर्ताव से बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और ये है वांग जो कहने लगता है कि तुम सारे के सारे कचरे हो, तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि हम जैसे लोगों को तुम लोग सेफ रखो। हमारा लिन यू लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ में जा रहा है। वहीं पर यह बीस्ट हमारे लिन यू के एकदम नजदीक में आ चुका है। लिन यू परेशान होकर बोलने लगता है कि सचमुच में ये बहुत ही बड़ा बास्टर्ड था, वो मेरे साथ में ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही ये बीस्ट हमारे लिन यू के नजदीक में पहुंचता है लिन यू अपने पैर से इस बीस्ट के ऊपर में अटैक करके उसे पीछे की तरफ में ढकेलने की कोशिश करता है और अपने मन में कहने लगता है कि ये जो म्यूटेंट बीस्ट है ना, इनका प्रेजेंस तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर इनके सामने में तुम अपने गार्ड को डाउन कर देते हो तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी जान को बिल्कुल भी नहीं बचा पाओगे। लेकिन किसी तरीके से हमारा लिन यू अपने आप को संभाल कर तेजी से उस सेफ जोन की तरफ में भागने की कोशिश करता है। लेकिन डोर के पास मौजूद एक बंदा कहता है कि भूल जाओ उस लूजर को, जल्दी से इस डोर को बंद करो वरना वो बीस्ट भी हम लोगों के पास में आ जाएगा। हमारे लिन यू के पीछे में मौजूद है ये बीस्ट जिसका हाथ हमारे लिन यू के नजदीक में पहुंच चुका है और वहीं पर हमारा लिन यू तेजी से भागते हुए बोलता है कि कुछ सेकंड रुक जाओ, मैं पहुंचने ही वाला हूं। लेकिन हमारा लिन यू जैसे ही दरवाजे के पास में पहुंचता है वो लोग डोर को अंदर से बंद कर देते हैं और लिन यू बोलने लगता है कि मेरा इंतजार करो, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस जगह पर हमारा लिन यू अब बहुत ज्यादा खतरे में आ चुका है क्योंकि इन लोगों ने डोर को बंद कर दिया है। पीछे में बीस्ट है जो कभी भी हमारे लिन के नजदीक में आ सकता है और उसके लिए अपनी जान को बचाने के लिए हमारे लिन को उससे फाइट करना ही होगा। जैसे ही वांग और उसके साथ ही दरवाजे को बंद कर देते हैं अंदर से वो कहते हैं कि भूल जाओ उस लूजर को, वैसे भी वो मरने ही वाला है, वो हमारे लिए आगे जाके एक बर्डन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और वहीं पर ये सब कुछ सुनने के बाद लिन यू बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने लिन यू को मॉन्स्टर के हवाले कर दिया है। लिन यू चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से दरवाजे को ओपन करो, मेरे पास अंदर आने के लिए अभी भी टाइम है, जल्दी से दरवाजे को ओपन करो और मुझे अंदर आने दो। लेकिन जान बचाने का समय बीत चुका है क्योंकि लिन यू के ऊपर में उस बीस्ट की परछाई हमें दिखाई देती है। वांग और उसके साथियों ने दरवाजे को नहीं खोला लेकिन लिन यू दरवाजे को बार बार मारकर उन लोगों को ओपन करने के लिए कह रहा होता है। अब लिन को इस बात का एहसास हो गया है कि वो लोग दरवाजे को तो नहीं खोलने वाले और साथ ही ये बीस्ट भी उसके पीछे में आ गया है। इसलिए वो तिरछी निगाह से उन बीस्ट को देखने लगता है जहां पर हमें एक बहुत ही खतरनाक और बड़ा सा बीस्ट दिखाया जाता है और उसी के जैसे दिखने वाले 3 छोटे छोटे बीस्ट भी हमें दिखाए जाते हैं। और हमारा लिन का जान अब बहुत बुरी तरीके से खतरे में आ चुका है। इन बीस्ट को देखते हुए अपने मन में कहता है कि इनकी पूरी संख्या 4 है और उन लोगों को पता है कि एक साथ कैसे काम किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि ये घटिया लोग अब दरवाजे को खोलने वाले हैं। अगर मैं भागने का सोचूं तो वो पूरी तरीके से बेवकूफ़ी होगी क्योंकि आखिर मैं भागकर इन लोगों से कितने ही दूर जा सकता हूं। मेरे पास में अब इनसे फाइट बैक करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फ्रंट लाइन के मुकाबले में मेरे सामने में जो सिचुएशन है वो कुछ भी नहीं है और वो सारे वॉरियर्स जो फ्रंट लाइन में जाकर फाइट करते थे उन्होंने अपने डर को पीछे छोड़ा है और अपने एनिमी को जान से मारने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं। मैंने उन सारे वॉरियर्स की स्किल, एबिलिटी और एक्सपीरियंस को इनहेरिट किया है तो इसलिए मैं उन लोगों को बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं कर सकता। और वहीं पर दूसरी ओर मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही
रही है तो मैं इस जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। तो चलो अब अपने डर को पीछे छोड़कर इन लोगों से फाइट करने का समय हो चुका है और अपने आप को तैयार करके बिना डरे बेझिझक वो तेजी की रफ्तार से सारे बीस्ट का सामना करने के लिए आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। वहीं पर ये बीस्ट भी तैयार है हमारे लिन यू का सामना करने के लिए। लेकिन लिन यू को इस तरीके से बढ़ता हुआ देखकर ये जो बीस्ट है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मौत लिन यू के सामने में है यानी कि वो खुद। लेकिन फिर भी लिन यू बड़ी ही बहादुरी से उसका सामना करने के लिए उसके तरफ आगे की ओर में बढ़ रहा है, वो भी तेजी की रफ्तार से। और ये बीस्ट अपने आप को दोबारा से इनविजिबल करने लगता है। लिन यू उसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है और अपने मन में कहता है, क्योंकि मैंने रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग की थी इसलिए मेरा मिलिट्री कॉम्बैट टेक्निक का प्रोफिशिएंसी इंक्रीज हो चुका है। अगर मैं अच्छे से फोकस करता हूं तो इनकी एनर्जी के फ्लक्चुएशन को महसूस कर पाऊंगा। तो अगर ये लोग इनविजिबल हो भी जाते हैं तो मुझे इनके लोकेशन के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। लिन यू इस बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़कर अटैक करता है, ये बीस्ट अटैक को डॉज तो कर लेता है, लेकिन अचानक से इस बीस्ट के अंदर हम लोगों को कुछ एनर्जी का गोला टाइप में बनता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद लिन यू अपने मन में कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये शायद उस बीस्ट का वीक पॉइंट है जहां पर मुझे अटैक करना चाहिए। और बिना देरी के लिन यू अपने इस नुकीलेदार क्लो से इस बीस्ट के उस वीक पॉइंट के ऊपर में ज़बरदस्त अटैक कर देता है, जिस वजह से ये बीस्ट बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और वहीं पर एक दूसरा बीस्ट लिन यू के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है और दूसरा बीस्ट जिसके ऊपर लिन यू ने अटैक किया है वो अभी भी उसको नहीं छोड़ता और अपने मन में साइड वाले बीस्ट को देखकर कहता है कि दूसरा बीस्ट भी मेरे तरफ में आ रहा है, और उस इंजर्ड बीस्ट को पकड़कर दूसरे बीस्ट के ऊपर में तेजी से फेंक देता है, जिससे ये दोनों बीस्ट आपस में टकरा जाते हैं और दोनों को बहुत ही गहरी इंजरी और चोट लगती है। लिन यू अपने मन में कहता है कि अगर मैं दो बीस्ट का सामना करके उन्हें हैंडल कर सकता हूं तो मुझे पूरा यकीन है कि इस जगह से आज मैं जिंदा तो घर वापस ज़रूर जाऊंगा। तो मुझे ऐसे ही फाइट करते हुए इन सब का यहीं पर खात्मा कर देना चाहिए। और वहीं पर दोनों बीस्ट हमें दिखाए जाते हैं जो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए हैं और एक दूसरे से टकराने के बाद वो ज़मीन पर बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं। और लिन यू जो दोबारा से इन लोगों के ऊपर में अटैक करने के लिए नज़दीक पहुंच चुका है, और ये दूसरा वाला बीस्ट जो हमारे लिन यू के ऊपर में अटैक करने के लिए आ रहा था वो हमारे लिन यू को देखने लगता है, जो कि अब उसके ऊपर में अटैक कर रहा है। और लिन यू बिना देरी के उसके संभलने से पहले ही अपने क्लॉ को फिस्ट बनाकर इस बीस्ट के सर के ऊपर में एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है। और ये बीस्ट इस अटैक से भी अपने आप को नहीं बचा पाता और दोनों जुबान एक दूसरे से टकराने की वजह से उसके मुंह से बहुत बुरी तरीके से खून निकलने लगता है। लिन यू का ये अटैक का इम्पैक्ट बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन था। लिन यू के हाथ इन दोनों बीस्ट के खून से सने हुए हैं। वो साइड की तरफ में देखते हुए बोलता है कि दो बीस्ट का तो खात्मा मैंने कर दिया है, लेकिन अभी भी दो और बीस्ट बचे हुए हैं। आखिर ये लोग कहाँ चले गए, क्योंकि वो लोग हमारे लिन यू को कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे होते। वो सभी तरफ बौखला कर ढूंढने लगता है, क्योंकि ये सारे बीस्ट एक अपने आप को इनविजिबल कर सकते हैं। लिन यू अपने मन में कहने लगता है कि मुझे पूरा यकीन है कि बाकी के बचे हुए ये जो दो बीस्ट है ना, इन दोनों बीस्ट के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, क्योंकि मैं इन लोगों की एनर्जी को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों के दोनों बीस्ट मेरे आसपास यहीं पर कहीं पे तो मौजूद है, लेकिन मैं अपने गार्ड को आज बिल्कुल भी डाउन नहीं कर सकता। मुझे पूरी तरीके से तैनात रहना होगा, क्योंकि वो लोग कहीं पर से भी आकर मेरे ऊपर में अटैक कर सकते हैं। लिन यू अपनी आंखों को बंद कर लेता है और कहता है कि चलो सबसे पहले मैं अपने आप को शांत कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ तो ऐसा चीज़ होगा जिसके बाद मैं उन लोगों के लोकेशन को डिटेक्ट कर पाऊँगा, और जैसे ही मुझे उनके लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा मैं वहीं पर जाकर उन लोगों का खात्मा कर दूंगा। अभी भी लिन कॉन्सेंट्रेट करके उन लोगों के प्रेजेंस को महसूस करने की कोशिश कर रहा है। वो चारों तरफ देखने लगता है अपने मन की आंखों से कि आखिर ये दोनों बीस्ट कहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन लिन यू को कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा है उनके लोकेशन के बारे में। और तभी यहाँ पर खून की बूंदें टपकने लगती है, टिप टिप टिप। अब इस खून की बूंदों के टपकने की आवाज़ लिन यू के कान तक पड़ी है या नहीं ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन लिन यू अपनी आंखों को खोलते हुए बोलता है कि मुझे पता चल गया कि तुम लोग कहाँ पर हो। और फिर वो अटैक करने के लिए आगे की तरफ में भागने लगता है, क्योंकि ये जो बीस्ट है ना वो दीवार पर चिपका हुआ है इनविजिबल होकर। उसे लगा था कि लिन यू को उसके प्रेजेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन हमारे लिन यू को तो उसके लोकेशन के बारे में भी पता चल गया। वो तेजी की रफ्तार से अपने क्लोज को तैयार करके आगे की तरफ में बढ़ चुका
चुका है और बिना देरी के इस बीस्ट के मुंह के ऊपर में एक ज़बरदस्त अटैक करके अपने क्लो को उसके गले के आर पार कर देता है। ये बीस्ट दर्द से बहुत ही ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है और इसी के साथ इस बीस्ट का भी यहीं पर खात्मा हो चुका है। और वहीं हमारा लिन यू महसूस करता है कि उसके पीछे में कुछ है और वो दूसरा वाला जो बीस्ट है ना, वो भी हमारे लिन यू के पीछे में आ गया है और ये बीस्ट बाकी 3 बीस्ट के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। पता नहीं हमारा लिन इसका सामना कर भी पाएगा या नहीं, लेकिन इस बीस्ट ने शायद बिना देरी किए हुए लिन यू के ऊपर में एक ज़बरदस्त अटैक कर दिया है, जिससे हमारा लिन यू अपने आप को नहीं बचा पाता और उसका एक हाथ बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। वहाँ पर से खून निकलने लगा है और अपने इंजर्ड हाथ को संभाले हुए लिन कहता है कि ये बास्टर्ड छुपकर मेरे ऊपर में अटैक कर रहा है। मेरा लेफ्ट हैंड अब लगभग यूजलेस हो चुका है, लेकिन ये बीस्ट दोबारा से अपने आप को डिसअपीयर करने लगता है ताकि छुपकर लिन यू के ऊपर में दोबारा अटैक कर सके। लिन यू अपने इंजर्ड हाथ को संभालता है और अपने आप से कहता है कि ये दोबारा से डिसअपीयर हो गया है, लेकिन इस बार तू मेरी नज़रों से बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा क्योंकि मैं तुझे वो मौका बिल्कुल भी नहीं देने वाला। और तभी हम लोगों को छज्जे के ऊपर से खून की बूंदें ज़मीन पर टपकती हुई दिखाई देती है और लिन भी उन टपकती हुई बूंदों को देखता है और फिर ऊपर की ओर देखते हुए कहता है कि मैं जान गया हूँ कि तेरा लोकेशन कहाँ पर है और ये बीस्ट अभी भी उस छज्जे पर मौजूद है और वहाँ पर से लिन यू के ऊपर में अटैक करने वाला है। उसके हाथ से ये जो खून बह रहा है वो हमारे लिन यू ही का है और वहीं पर ये बीस्ट बहुत ही ज़्यादा फायर्ड अप हो चुका है लिन यू को जान से मारने के लिए। लेकिन हमारा लिन यू भी अपने क्लॉस को तैयार कर देता है और मुस्कुरा कर बोलने लगता है, क्या तुम शॉक हो गए? तुम्हें लगा था कि मुझे तुम्हारे लोकेशन के बारे में नहीं पता चलेगा? वो मैं था जिसने जानबूझकर तुम्हें मेरे ऊपर में अटैक करने दिया। मैं चाहता था कि मेरा जो खून है ना वो तुम्हारे बॉडी के ऊपर में पड़े और यही मेरा पर्पस था जिसे तुमने खुद ही पूरा कर दिया। बीस्ट अब लिन यू के ऊपर की ओर से अटैक करने के लिए जंप कर देता है। लिन यू भी अपने क्लॉस के साथ तैयार है उस बीस्ट का खात्मा करने के लिए। दोनों ही पार्टी एक दूसरे के आमने सामने में है, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। दोनों के बीच का जो फाइट है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। लिन यू बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए ज़मीन से ऊपर की तरफ में जंप करता है चिल्लाते हुए और वो बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है। वहीं पर ये बीस्ट भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उससे पहले ही हमारा लिन यू अपने नुकीलेदार क्लॉज से इस बीस्ट के ऊपर में अटैक करके उसके बॉडी को 2 हिस्सों में काट डालता है और ये सब कुछ करते हुए हमारा लिन यू बहुत ही कमाल का और ज़बरदस्त दिखाई देता है। ये बीस्ट जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था उसे हमारे लिन ने बहुत ही बेरहमी से 2 टुकड़ों में काट कर यहीं पर जान से मार दिया है। उसकी कटी हुई बॉडी अब ऊपर से नीचे के तरफ में गिरती है और इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। उसी के साथ ही हमारा लिन भी ज़मीन पर लैंड करता है। ये सीन ही बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, देखकर मज़ा आ गया। बार बार बोल रहा हूँ लेकिन मज़ा तो आ रहा है। लेकिन 4 खतरनाक बीस्ट से पहली बार एक साथ मुकाबला करने की वजह से लिन यू बहुत बुरी तरीके से हाफने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं बेहोश नहीं हो सकता, मुझे अभी भी जल्दी से जल्दी इस जगह पर से बाहर निकलना होगा। और इस आखिरी शब्द को बोलते हुए वो ज़मीन पर धराशायी हो जाता है और ये कटे हुए बीस्ट की बॉडी भी ज़मीन पर मौजूद है जहां उसके खून ज़मीन पर फैलने लगे हैं। लिन यू बेहोश हो चुका है और बीस्ट की बॉडी से ब्लू ब्लैक डार्क एनर्जी हम लोगों को निकलती हुई नज़र आती है और ये ब्लू ब्लैक डार्क एनर्जी सीधा लिन यू के माथे में घुसने लगी है, यानी कि ऑटोमेटिकली लिन यू ने इस बीस्ट के सोल या एनर्जी को डिवोर कर लिया है। लेकिन लिन यू बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। क्योंकि इस सीरीज का ज़्यादा एपिसोड अपलोड नहीं है, इसी वजह से तुम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय। सीन क्रीमेटोरियम के अंदर की तरफ का दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग हाथों में टॉर्च और वेपन लिए हुए सावधानी से आगे की ओर में बढ़ रहे हैं और पीछे से कोई बोलने लगता है सेफ रूम के लिए अभी भी 30 मीटर की दूरी बची हुई है। और ये सारी बातों को बोलने वाला है ये बंदा जो बहुत ही ज़्यादा मस्क्यूलर है और हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी हो। वो अपने साथियों से कहने लगता है कि बहुत हाईली चांसेस है कि हम लोगों को आगे की तरफ में बहुत सारे मॉन्स्टर्स मिल जाए, तो सारे लोग, कोई भी अपना गार्ड डाउन नहीं करेगा, सभी लोग अलर्ट रहेंगे। और उसका एक साथी सामने का नज़ारा देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक होकर बोलता है
कि ये क्या है, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। अब मुझसे कोई आकर ये बिल्कुल भी मत कहना कि इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने वाला ये बच्चा है, क्योंकि इस बात पर तो मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाला। लिन सिन अब बेहोश उसी जगह पर पड़ा हुआ है और उसने जितने भी बीस्ट्स को मारा है उन सब के कॉर्पस भी उसके आजू बाजू में पड़े हुए हैं, जिसे देखकर ये सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुके हैं। और तभी वांग हड़बड़ा कर सेफ रूम से बाहर निकलते हुए कहता है कि फाइनली आप लोग यहाँ पर आ गए, क्या ये सारे के सारे मॉन्स्टर अब मारे जा चुके हैं? इस स्क्वाड का लीडर कहता है कि अब ये जगह पूरी तरीके से सेफ हो चुकी है, जितने भी लोग इस जगह पर बचे हुए हैं और सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ। फर्स्ट स्क्वाड जितने भी सर्वाइवर बचे हुए हैं उन लोगों को सेफली बाहर निकालो। सेकंड स्क्वाड जल्दी से जाकर इस पूरे एरिया का अच्छे से सर्वे करो और देखो कि कोई यहाँ पर सर्वाइवर बचा तो नहीं है, और साथ में ये भी देखना कि कोई मॉन्स्टर भी तो आसपास नहीं। बीस्ट के कॉर्पस को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हुए ये स्क्वाड लीडर कहता है कि इसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है। देखकर ऐसा लगता है कि इन सारे बीस्ट को जिस वेपन से मारा गया है वो कोई नॉर्मल वेपन तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तभी पीछे से कोई चिल्लाकर कहता है कि कैप्टन देखिए, ये बच्चा अभी भी जिंदा है। कैप्टन कंफ्यूज होकर साइड के तरफ में देखता है और वांग बहुत ही ज्यादा हड़बड़ा कर हमारे लिन सिन के हाथ के तरफ में दिखाते हुए कहता है कि उसके हाथ को देखो, ये मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा है। वहीं पर हमारा लिन सिन बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ जो अपनी क्लो एबिलिटी को डीएक्टिवेट नहीं कर पाया था, और हमारे लिन सिन के क्लो में हम लोगों को ब्लैक और ब्लू कलर की डार्क एनर्जी रिलीज होती हुई दिखाई देती है, जिसका मतलब है कि इसके बॉडी में म्यूटेशन हो रहा है। इसी वजह से अब ये सारे के सारे स्क्वाड के लोग अपने वेपन्स को सामने निकाल कर लिन सिन को ख़त्म करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। यार इस स्क्वाड का एक मेंबर कहने लगता है कि ये तो म्यूटेशन है, वो पॉल्यूट हो चुका है, और उसके पीछे वाला बंदा कहता है कि कैप्टन अभी ये लड़का अनकॉन्शियस है, हमारे पास ये बहुत ही अच्छा चांस है कि हमें इसे तत्काल यहीं पर एलिमिनेट करना चाहिए, वरना एक बार ये जाग गया तो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। कैप्टन अपने साथियों को रोककर कहता है कि कोई भी किसी भी प्रकार का एक्शन अभी नहीं लेगा, उसके हाथ को गौर से देखो, वो चेंज हो रहा है। हमें आगे देखना चाहिए कि क्या होता है, अगर जल्दबाजी में हम कोई फैसला लेते हैं तो उससे हमारा ही नुकसान होगा। वहीं पर वांग जो बहुत ही ज्यादा परेशान है यार, चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर हम इंतजार किसका कर रहे हैं, क्या होगा कि अगर ये जाग जाए उसके बाद तो ये हम लोगों को खत्म कर देगा, हमें इसका इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि यहाँ पर इसे यहीं पर मार देना चाहिए। कैप्टन उसकी बात को बड़ी ही गौर से सुनता है और वहीं पर वांग अपने मन में बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर कहने लगता है कि मैं इसे जिंदा रहने बिल्कुल भी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ये जिंदा रहा तो मुझे पूरा यकीन है कि ये मुझे एक्सपोज कर देगा, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कैप्टन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालकर वांग के गर्दन में टिकाते हुए कहता है कि अपने मुंह को बंद करो, अगर तुम्हारी इस मुंह से एक और लफ्ज निकला तो मुझे तुम्हारे सर को पहले काटने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी, और ये बात मैं बहुत ही हल्के तौर पर कह रहा हूँ, तो तुम मेरी भावनाओं को अब अच्छी तरीके से समझ गए होगे। और फिर वो आगे की तरफ में बढ़ते हुए कहता है, इस घटना स्थल को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो मुझे संकेत मिले हैं यार, साथ में इस लड़के के फिंगर्स के बीच में ब्लड और स्केल के जो फ्रेगमेंट्स मौजूद है, उन सब से मुझे एक बात तो पूरी तरीके से कन्फर्म हो गया है कि इन 4 फैंटम स्केल्स को जान से मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यही लड़का है। कैप्टन का एक साथी जो बहुत ही ज्यादा परेशान है इन सारी बातों को सुनने के बाद, वो कहता है कि अगर हमारा पूरा स्क्वाड भी मिल जाए ना तो भी इन चारों फैंटम स्केल को हैंडल करने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करेगा। और वहीं पर इस बच्चे ने अकेले ही 4 फैंटम स्केल्स को जान से मार दिया है, इस बात पर यकीन करना नामुमकिन है। वांग अपने काले करतूतों के एक्सपोज होने के डर की वजह से चिल्लाकर कहता है कि इस बच्चे का ब्लड की सिर्फ 0.68 है, अगर ये पॉल्यूटेड नहीं है तो ये कैसे हो सकता है कि इसने अकेले ही 4 फैंटम स्केल्स को जान से मार दिया। मुझे लगता है कि हमारे लिए सेफ यही होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें इसे जान से यहीं पर मार देना चाहिए, इससे पहले कि ये जाग जाए। कैप्टन लिन सिन के हाथ को पकड़कर देखते हुए कहता है कि 4 फैंटम स्केल बीस्ट इसने अकेले ही जान से मार दिया और वहीं पर इसका ब्लड की 0.68 है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़का उन लेजेंडरी प्रोडिजीज में से एक हो? कैप्टन पीछे मुड़कर बताता है कि ट्रू पॉल्यूशन इरिवर्सिबल होता है, तो अब तुम लोग अपने आलू जैसी आंखों से गौर
गौर से देखो कि इसने ऑलरेडी अपने आप को रिकवर कर लिया है, जिसका साफ मतलब है कि ये पूरी तरीके से ठीक है। तो आखिर तुम्हारे इस तरीके से पैनिक करने का क्या मतलब है? वांग बहुत बुरी तरीके से हिचकिचाने लगता है और कहता है कि मैं बस सारे लोगों की सेफ्टी को लेकर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, इसी वजह से मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ। लेकिन उसका मन जानता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। कैप्टन आगे बढ़ते हुए कहता है कि अभी हम लोगों के पास में मैन पावर की बहुत ही ज्यादा कमी है, हमें जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है हाई लेवल के कॉम्बैट टैलेंट की। तो अब हम इस बच्चे को अपनी कस्टडी में लेकर जा रहे हैं। स्क्वाड जल्दी से इस जगह पर से निकलो और दो लोग मिलकर हमारे लिनसिन को उठाकर ले जाने लगते हैं। वांग बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उसका प्लान कोई भी काम नहीं कर रहा है लिनसिन को जान से मारने का। और सीन हमें हॉस्पिटल के तरफ का दिखाया जाता है जहां पर हमारा लिनसिन अभी भी अनकॉन्शियस होकर हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ है, लेकिन शायद वो किसी प्रकार का कोई बुरा सपना देख रहा है। वो अपने मन में कहता है आखिर ये कौन सा साउंड है, और फिर वो हड़बड़ा कर अपनी आंखों को खोलता है और उसी बेड पर बैठ जाता है और फिर अपने मन में कहता है क्या ये हॉस्पिटल है, आखिर मुझे हॉस्पिटल कौन लेकर आया। और साइड की तरफ में हम कैप्टन को देखते हैं जो कि हमारे लिनसिन को ठीक ठाक देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि रिलैक्स करो बच्चे, तुम अब खतरे से बाहर हो। लिन कंफ्यूज होकर कैप्टन को देखते हुए कहता है कि आखिर आप कौन हैं। कैप्टन अपना आईडी बैच लिनसिन को दिखाते हुए कहता है कि मेरा नाम है चेन जेन और मैं तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट पॉल्यूशन क्लीन अप स्क्वाड का कैप्टन हूँ। मैं आज हॉस्पिटल में तुमसे यहाँ पर माफी मांगने के लिए आया हूँ क्योंकि लास्ट नाइट जो मॉन्स्टर घुसपैठ करके उस क्रीमेटोरियम के अंदर में घुसा हुआ था वो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी था, और साथ ही तुम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सही समय पर हम उस जगह पर नहीं पहुंच पाए थे, जिस वजह से तुम लोगों के ऊपर में बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा था। इसके लिए मैं तुम लोगों से माफी मांगता हूँ। लिनसिन कहता है कि आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी ये जो घटना है ना वो अचानक से हो गई थी, आप लोग जो कर सकते थे आप लोगों ने वो किया है, तो इसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराइए। कैप्टन कहता है बच्चे तुमने अकेले ही 4 फैंटम स्केल बीस्ट को जान से मार दिया, यहाँ तक कि उन चारों में से एक एलिट क्लास का बीस्ट था। तुमने हम लोगों के ऊपर में एक बहुत ही बड़ा फेवर किया है। मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ, तो क्या तुम एक वॉरियर बनकर हम लोगों को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो? लिनसिन इसकी बात को सुनकर तो खुश हो जाता है, मुस्कुराते हुए बोलता है क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन करूं, क्या सच में मैं ऐसा कर सकता हूं? लिनसिन के एक्साइटेड एक्सप्रेशन को देखते हुए चेन कहता है कि ज्यादातर लोगों से जब मैं ये बात पूछता हूं ना तो पहली बार में वो लोग बहुत ही ज्यादा हेजिटेट करते हैं, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हो, तो क्या तुम्हारा कोई रीजन है जिसकी वजह से तुम एक वॉरियर बनना चाहते हो? और लिनसिन अपने मेमोरीज को याद करते हुए बताता है कि मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखा है और साथ में बहुत सारे ऐसे वॉरियर्स को जो बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए, उन सबको क्रीमेटोरियम में मैंने जलाया है। आजकल मैंने इस बात को भी नोटिस किया है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वॉरियर्स के मरने का रेशियो भी बढ़ता जा रहा है, तो अपने घर पर बैठकर पैर पर पैर मारकर डिजास्टर के आने का इंतजार करने से बेहतर है कि मुझे खुद सामने निकलना होगा और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उन सारे बीस्ट से फाइट करना होगा। लिनसिन की बात को सुनकर चेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लिनसिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया बच्चे, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन उससे पहले तुम्हें वॉरियर सिलेक्शन ट्रायल को पास करना होगा, जिसके बाद तुम मेरे स्क्वाड को ज्वाइन कर सकते हो। और अपने मन में कहता है कि ये बच्चा स्ट्रांग ही नहीं बल्कि इसकी बातें और साथ में इसका एम बहुत ही हाई लेवल पर है। इसके अंदर में वो एबिलिटी है कि अपने फैमिली को बचाने के लिए ये खुद को सेक्रीफाइस कर सकता है। इस तरीके के लोग जिसके ऊपर में हम भरोसा कर सकते हैं और साथ ही इसके ऊपर में निर्भर भी हो सकते हैं। लेकिन फिर लिनसिन उदास होकर कहने लगता है ट्रायल के लिए रिक्वायरमेंट है कि तुम्हारा ब्लड की का वैल्यू एटलीस्ट 3 पर होना चाहिए, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा ब्लड की 0.68 है। लेकिन चेन एक सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहता है कि अब तुम क्वालिफाई हो चुके हो, ये एक रिकमेंडेशन लेटर है, जिसे अब लिन यू देखने लगता है क्योंकि अब उसका इस ट्रायल पर पार्टिसिपेट करने का सपना सच हो जाएगा। और वहीं पर चेन आगे बढ़ते हुए कहता है कि सिलेक्शन ट्रायल जो है वो 1 महीने के बाद में होने वाला है, तो तुम अपने आप को तैयार कर लो इस ट्रायल के लिए। और दरवाजे को बंद करके जाते हुए कहता है बच्चे, मैंने तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई हुई है, तुम मुझे बिल्कुल भी निराश मत करना। लिन यू रिकमेंडेशन लेटर को पकड़े हुए बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहने लगता है कि एक बार बस मैं वॉरियर बन जाऊं, उसके बाद मेरे पास में एक्सेस होगा बेस्ट मेडिकल रिसोर्स का, जिसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस है कि मैं अपने सिस्टर की बीमारी को ठीक कर दूंगा। सामने में सिस्टम अपेयर होकर कहता है कि एलिट क्लास के फैंटम पाइथन के सोल मेमोरी को डिटेक्ट किया गया है। और लिन यू थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोलने लगता है क्या तुम उसी बीस्ट के सोल मेमोरी के बारे में बात कर रही हो जिसका सामना मैंने कल किया था? सिस्टम कहता है कि होस्ट प्लीज आप दिए गए एबिलिटी में से एक एबिलिटी
एबिलिटी को चूज कीजिए जिसके ऊपर में आगे चलकर आप कल्टीवेट करेंगे। सबसे पहला है स्केल आर्मर डिफेंस, दूसरा है क्लो पावर अप और तीसरा है ऑरा कॉन्सिलमेंट। लिनियो खुश होकर कहता है कि बहुत बढ़िया, कल जो मैंने फाइट किया था वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ। चलो तो अब मेरे लिए एक और थोड़ी सी परेशानी वाली बात है कि ये जो तीनों के तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, तो मुझे इन तीनों में से किस एबिलिटी को चूज करना चाहिए। तो स्केल आर्मर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा टफ है और साथ में बहुत सारे डैमेजेस को ब्लॉक कर सकता है, और दूसरा क्लो पावर अप जो मेरे अटैक पावर को और भी ज्यादा पुश कर सकता है आगे की तरफ, यानी कि और भी पावरफुल अटैक में तब्दील कर सकता है। और तीसरी एबिलिटी है ऑरा कॉन्सिलमेंट, और इसके ऊपर में हमारा लिन यू फिलहाल तो कुछ भी नहीं बोलता है, वो बस एक मेमोरी के बारे में याद करता है जहां पर ये बीस्ट के हाथों से खून टपक रहा होता है। और लिन यू बोलता है बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कि अगर उसके हाथ से ब्लड का वो ड्रॉप नहीं गिरता तो मुझे पूरा यकीन है कि एलिट क्लास ऑरा कॉन्सिलमेंट आगे की तरफ में बहुत ही अच्छे से वो इस्तेमाल कर सकता था। तो मेरे ख्याल से मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से मेरी जान जा सकती थी। तो अब हमारे लिनियो ने ऑप्शन सी ऑरा कॉन्सिलमेंट, जिसे हम प्रेजेंस कैमोफ्लेज के रूप में भी जानते हैं, यानी कि वो डिसअपेयर होने वाला एबिलिटी को चूज कर लिया है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय।